बायोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन होगा, इसके अंदर मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। ये वाली जो पीडीएफ फाइल है इसके अंदर टू द पॉइंट लिखे हुए, तो आप इस वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। जिसको थ्योरी में ज्यादा लिखा हुआ चाहिए, तो इससे पहले वाले जो साल था उसमें भी मैंने पीडीएफ फाइल बनाई थी, वो वाली पीडीएफ फाइल ले लेना, उसमें थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, पर मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि एग्जाम में टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, तो टू द पॉइंट वाली फाइल जो कि है इसको ही पढ़ना। सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, सिलेबस को मुझे समझाना नहीं है, ये पॉइंट है, ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर है, फूड और न्यूट्रिशन है, आहार और पोषण है, हेल्थ केयर, ये 3 टॉपिक है डिजीज में कवर करेगा। आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है दैनिक जीवन विज्ञान, दैनिक एवरीडे साइंस, इसके अंदर फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आप ब्लड पढ़ना, ये हमारा सिलेबस है। 80 पेज है, 80 पेज देख के डरना मत, एक एक पेज एक एक मिनट के अंदर हो जाएगा, तो 80 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। ये वो पुरानी फाइल पीडीएफ फाइल है जिसकी मैं बात कर रहा था। चलो इसमें सब लिखा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं हमारा एक एक टॉपिक। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे भोजन के अंदर 5 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इन 5 में से अकेला कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, लिपिड और प्रोटीन 30% होते हैं। इसका मतलब ये हो गया लगभग ये तीनों मिलकर ये 100% पार्ट बना रहे हैं। तो ये जो विटामिन और मिनरल्स है, खनिज है, ये कम मात्रा में हो जाएंगे क्योंकि यही 100% है, तो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिसको हम हमारे खाने में खाते हैं उसको बोलते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट, तो इसको बोलेंगे दीर्घ पोषक तत्व, इसको बोलेंगे लघु पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो तीनों है आप ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, एनर्जी वही देगा जो ग्लूकोज में बदल सकता है। ये तीनों ग्लूकोज में बदल सकते हैं, इसलिए इन तीनों से एनर्जी मिलेगी। जिससे एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ईंधन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, क्योंकि एनर्जी इनसे हमको मिलेगी। हम जीव है, जीव के लिए इंग्लिश में बायोफ्यूल, बायो वर्ड यूज करते हैं, तो इन तीनों को बायोफ्यूल कहते हैं। विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये लघु पोषक तत्व, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए इनसे एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए बायोफ्यूल में कंसीडर नहीं किया जाता। चलो हमारी बॉडी का वेट, यहां से एक थोड़ा क्विक देखते हैं हम। ये जो लिपिड और प्रोटीन है ये खाने का भी 30% पार्ट बनाते हैं, और याद करने का तरीका ये हमारी बॉडी का जो भार है, वेट है, इसका भी 30% पार्ट बनाते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं लिपिड और प्रोटीन बॉडी हमारी बॉडी का कितना % पार्ट बनाते हैं? 30 का आधा कर दो, तो लिपिड कितना बना रहा है? 15, प्रोटीन कितना बना रहा है? 15। इस बात को मैंने यहाँ लिखा है कि लिपिड और प्रोटीन हमारी बॉडी का ये लगभग 30% पार्ट बनाते हैं। अकेला लिपिड बनाता है 15, अकेला प्रोटीन बनाता है 15। तो एक एक्स्ट्रा बात याद रख लेना, वाटर कितना बनाता है? वाटर बनाता है 60%। इसके साथ मैंने एक नई चीज और जोड़ दी, हमारी जो बॉडी का वेट है इसमें मसल्स का रोल कितना होता है? मसल्स जो है वो हमारी बॉडी में 40% रोल बनाती है। बोन जो है ये हमारी बॉडी का 15% पार्ट बनाता है। ब्लड, आपको याद है ब्लड हमारी बॉडी का जो भार है इसका 7 से 8% पार्ट बनाता है। एक बात मैं और बोलूंगा, 7 से 8 से 7 याद करना, 8 का आधा करना 4। तो ब्लड की पीएच कोई पूछ ले तो ब्लड की पीएच आपको पता 7.4 होती है। चलो इन तीनों से एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलेगी? 4.2, प्रोटीन से कितनी मिलेगी? 4.3, लिपिड जो है इससे कितनी मिलेगी? 9.2। सबसे ज्यादा एनर्जी लिपिड से मिल रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है? लिपिड से मिलती है। लेकिन क्वेश्चन याद है सबसे जल्दी किससे मिलती है? तो आप बताओ, सबसे जल्दी एनर्जी उससे मिलेगी जो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और सबसे पहले ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट। इवन जो ग्लूकोज होता है वो खुद कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फास्टेस्ट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज खुद अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी लिपिड से बन रही है और सबसे जल्दी एनर्जी जो बन रही है वो कार्बोहाइड्रेट से बन रही है। चलो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आगे सुनना। कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और आती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन ये आ जाए किसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आंसर बोल देना प्रोटीन के अंदर। आगे चलते हैं। 2 कंडीशन है, एक है फीडिंग कंडीशन, एक है फास्टिंग। फीडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, आप मुझे बताना जब हम खाना खाते हैं, अच्छा आप खाना खाओ या मत खाओ, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। तो देखते हैं जब खाना खाते हैं क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं तो आप मुझे बताना, हमको पूरी एनर्जी अकेला कार्बोहाइड्रेट दे देता है। तो खाना जब हम खाते हैं तो एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट जब भी मैं बोलूंगा अब आप बोल देना ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दोनों एक ही बात है। तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिल जाती है। मैक्सिमम खर्च हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खर्च हो जाता है। किसमें खर्च हो जाता है? एनर्जी बनाने में। तो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बचता है स्मॉल अमाउंट में, वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज क्या होता है? स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहां पर स्टोर होता है? लीवर के अंदर। लेकिन ग्लूकोज कभी भी ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं होगा। ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इस क्रिया को जेनेसिस बोलते हैं। कौन सा जेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस। कहीं भी लास्ट के अंदर जेनेसिस वर्ड आ जाए तो जेनेसिस का मतलब आप बोल देना बनना, क्योंकि यहाँ पर कौन बन रहा है? ग्लाइको, इसलिए इस क्रिया को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ये काम कहाँ होता है? लीवर में। चलो प्रोटीन कहाँ होगा? प्रोटीन तो स्टोर होगा। लिपिड भी कहाँ होगा? स्टोर, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड जो है ये जनरली जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी बनाने में तो काम आ नहीं रहा, तो प्रोटीन भी स्टोर होगा। प्रोटीन कहाँ पर स्टोर होता है? मसल्स के अंदर। लिपिड जो होता है ये कहाँ स्टोर होता है? स्किन के अंदर। थोड़ा बहुत लिपिड जो होता है ये लीवर के अंदर स्टोर होता है। अगर एग्जाम में एक कोई सेलेक्ट करना पड़े तो आंसर बोल देना आप स्किन के अंदर। चलो जब हम खाना नहीं खाते, फास्टिंग का मतलब नहीं खा रहे। अब जब नहीं खाएंगे तभी भी हमारी बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत है। हमारी बॉडी एनर्जी कहां से लाएगी? जो स्टोर चीजें उनसे।
चलो ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कितने चीजें, 3 लोग, कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर है, प्रोटीन भी स्टोर है और लिपिड भी स्टोर है। तो सबसे पहले किससे मिलेगी, सबसे पहले जो नंबर आएगा वो स्टोर कार्बोहाइड्रेट का आएगा, स्टोर कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर स्टोर लिपिड का आएगा और फिर लास्ट में किसका नंबर आएगा, स्टोर प्रोटीन का। तो सबसे पहले आप मुझे बताना, जब इन तीनों से हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी चाहे कार्बोहाइड्रेट दे, चाहे लिपिड दे, चाहे प्रोटीन दे, सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। तो आप बताना, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, पर कार्बोहाइड्रेट भी किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, फिर लिपिड कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, और फिर लास्ट में प्रोटीन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ये तीनों के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की क्रिया लीवर में होती है। इसमें से जो पहला वाला स्टेप है जिसमें स्टोर कार्बोहाइड्रेट जो है, संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, जो भी बनता है उसके नाम के आगे जेनेसिस लगा दो, इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं ग्लूकोजेनेसिस। जब लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है तो इसको भी जेनेसिस बोलेंगे, यहाँ भी ग्लूकोज बन रहा है इसलिए इसको भी ग्लूको बोलेंगे, पर यहाँ पर नियो वर्ड लगा दिया। नियो का मतलब नए तरीके से। देखो, कार्बोहाइड्रेट खुद ग्लूकोज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बने तो उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन जब लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं खुद कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं, इसका मतलब ये ग्लूकोज बनाने का नया तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं नियोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंस देख लेना, ग्लूकोजेनेसिस इसमें ग्लूको नए तरीके से, ग्लूको नियोजेनेसिस नए तरीके से, ग्लूकोज बनना नए तरीके का मतलब लिपिड और प्रोटीन से बनना। चलो, बैलेंस डाइट में आपको पता है, ये सब अंडे के बारे में देखते हैं। अंडा जो होता है इसमें बैलेंस डाइट की सभी चीजें मिलती है, सभी चीज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन मिल रहे हैं। दो चीजें नहीं मिलती, दो चीजें कौन सी नहीं मिलती, एक तो विटामिन सी नहीं मिलता और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। दूध जो होता है अंडे से एक कदम और आगे गया, दूध के अंदर बैलेंस डाइट की सभी चीजें मिलती है, बस विटामिन सी नहीं मिलता। अब जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन हमको प्लांट में भी मिलते हैं, विटामिन हमको एनिमल में मिलते हैं। प्लांट का मतलब वनस्पति स्रोत और एनिमल का मतलब जंतु स्रोत। विटामिन सी के बारे में, लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं, डी और सी, जो दोनों में नहीं मिलते। जैसे विटामिन सी केवल आपको प्लांट के अंदर मिलेगा और विटामिन डी केवल एनिमल में मिलेगा। एनिमल का मतलब दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया। विटामिन सी जो होता है केवल प्लांट में मिलेगा। अब आप मुझे बताना विटामिन सी क्या बोल रहा है, सी के अंदर क्या आ रहा है, सी, तो सी से क्या बना, सिट्रस। इधर का सी देखना, तो विटामिन सी सिट्रस फल में मिलेगा। सिट्रस फल किसे कहते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उनको हम बोलते हैं सिट्रस फल। इसके अलावा एक और याद रखना, विटामिन सी हरी मिर्ची, ग्रीन चिली में भी मिलेगा। विटामिन डी का बता दिया। चलो, उसके बाद मेल और फीमेल। आप मुझे बताना, आप हम डेली काम करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है। हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसको डेली कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो सावधान से सुनना। ये एक लगभग एवरेज में आपको आंसर देना है। अगर एक लड़का 60 केजी का और एक फीमेल 55 केजी की, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, ये जो वैल्यू फिक्स याद मत रखना, अंदाजे से जवाब देना। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ मेल का याद रख लो। पहले सुनो, अगर मेल बहुत कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो मेल अगर बहुत कम काम कर रहा है तो उसको डेली 2300 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बीच का काम करता है तो 2700, और बहुत ज्यादा भारी काम करता है तो 3500 किलो कैलोरी, ये याद रखना। और जो लड़की वाला है, नीचे की लड़की है, तो लड़की में आप 400-500 कम कर देना। फिक्स वैल्यू एग्जाम में नहीं आएगी, लगभग अंदाजा आएगा। तो 2300 बहुत कम काम करने वाला, बीच का काम करने वाला 2700, बहुत ज्यादा काम करने वाला 3500। लड़की को याद मत करो, इन वैल्यू में 400-500 कम कर देना। चलो अब आगे चलते हैं। बीएमआई क्या है, इससे मोटापा का पता लगता है। बीएमआई कैसे निकालते हैं, तो बीएमआई निकालने का एक तरीका है, ऊपर तो आप अपना वेट लिख दो और नीचे आप आपकी हाइट लिख दो। ऊपर जो वेट है ये आपको किलोग्राम में लिखना है, नीचे जो हाइट है ये आपको मीटर में लिखनी है, और जो नीचे हाइट लगा उसका स्क्वायर कर देना। चलो ठीक है, ये कर दिया। जब आप इसको अपना वेट ऊपर नीचे अपनी हाइट लिखोगे स्क्वायर के अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू अगर 18.5 से 25 आ रही है, इसका मतलब आपका वेट सही है, ना आप मोटे हो ना आप पतले हो। लेकिन अगर 18.5 से कम आ जाए तो आप अंडरवेट का मतलब आप कमजोर होते जा रहे हो। और अगर 25 से ज्यादा आ जाए तो ओवरवेट का मतलब आपका वेट बढ़ा, मोटापा नहीं आया पर वेट बढ़ रहा है। अगर 30 से ज्यादा आ जाए तो हम बोलेंगे मोटापा हो गया। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल मुक्त मूलक को बनने से रोक देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट लेने से क्या होगा, हमारा जो बुढ़ापा है वो कम होगा। अब आप बताओ, बुढ़ापा अगर कम आएगा या बुढ़ापा लेट आएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, उम्र बढ़ेगी आपकी, तो ये बुढ़ापे को कम कर देता है। जब बुढ़ापे को कम करेगा तो एज बढ़ेगी और इसके साथ सुंदरता भी बढ़ेगी। कौन कौन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, 3 विटामिन होते हैं, ए, सी, ई, और 2 मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब खनिज। कौन कौन है, जिंक और सेलेनियम। तो एंटीऑक्सीडेंट 3 तो विटामिन है, ए, सी, ई, और 2 मिनरल्स है, जिंक और सेलेनियम। ये रहा। इन सबके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई में मिलता है। इसका मतलब विटामिन ई सबसे ज्यादा हमको सुंदर बना देगा, इसलिए विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। हमारे खाने में सबके अंदर कार्बन है, लेकिन हमारा जो मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर खनिज, इसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। तो देखो, सब में कार्बन है, सब ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक। लेकिन मिनरल्स जो होता है इसके अंदर कार्बन नहीं होता, इसलिए इनऑर्गेनिक होता है, अकार्बनिक होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है हमारे खाने की सभी चीजें ऑर्गेनिक होती है, लेकिन मिनरल्स खनिज इनऑर्गेनिक होता है। चलो, मिनरल्स और विटामिन में देखो, मिनरल्स जो है
और विटामिन ये कम मात्रा में, तो इसलिए इसको बोल दिया लघु पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट, और विटामिन भी कम है इसलिए इसे बोल दिया लघु पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन मिनरल्स इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, और विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक, इसलिए विटामिन का पूरा नाम क्या बन गया, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बनिक लघु पोषक तत्व, और मिनरल का नाम क्या बन गया, अकार्बनिक लघु पोषक तत्व, इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट। चलो विटामिन को शुरू करते हैं। विटामिन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील लिपिड सोल्यूबल को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लड़की को याद कर लेना। ये रही लड़की, जब भी विटामिन आए लड़की को याद करो, ये लड़की लिखा हुआ है। कोई सोचेंगे सर ये लड़के लिखे, लड़के के रूप में याद मत रखना, आप लड़की के रूप में याद रखना, याद लड़की की आएगी। तो आप मुझे बताना लड़की लिखा हुआ, लड़की से क्या बना बताना, एल से तो बन गया लिपिड सोल्यूबल या वसा में घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये होते हैं किसमें, वसा में घुलनशील लिपिड सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल को याद रखने का तरीका डब्ल्यूबीसी, आपको पता है ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, वाली डब्ल्यूबीसी बना वाटर, तो वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी तो है वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, और ए डी के ई है लिपिड सोल्यूबल। चलो ठीक है, आगे एक नई बात और, ये जो जितने भी लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछे कहां स्टोर होते हैं, आंसर है लीवर में होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी स्टोर नहीं होते, क्यों स्टोर नहीं होते, यूरिन से बाहर चल जाते हैं, ये यूरिन से बाहर चल जाएगा। लेकिन बी के अंदर एक कैटेगरी है जिसका नाम है विटामिन B12, ये स्टोर होता है। मतलब विटामिन बी जो है, बी बहुत सारे हैं, B1 B2, बी स्टोर नहीं होगा, लेकिन बी का जो B12 है वो स्टोर होगा। और कोई विटामिन कहां स्टोर होते हैं, लीवर में। लास्ट बार बोल रहा हूं, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं होते, लेकिन B12 स्टोर हो जाएगा। आगे ये जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन को याद करने का तरीका, लड़की थी अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली लड़की, तो ये लड़की की एक आदत है, लड़की क्या करती है, ये रात में कैल्शियम खाती है, कैल्शियम खाएगी तो एनर्जी मिलेगी, और फूल तोड़ती है, इसका जॉब है फूल तोड़ के सुबह सब्जियां फूल बेचती है, तो ये रात में कैल्शियम खाएगी, कैल्शियम से ताकत आ जाएगी और फूल तोड़ेगी। लड़की से एल से बना लिपिड, ए का मतलब विटामिन ए, अब रात से बना रेटिनोल, कैल्शियम से बना कैल्सीफेरोल, फूल से बना फिलोक्विनोन, और तोड़ने से बना टोकोफेरोल। तो विटामिन ए जो है, इसका ए का नाम क्या है, रेटिनोल, डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन, और ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। याद हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी में बी और सी, चलो डब्ल्यू का मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। सी में आ रहा है कार्बन। अब सी सबको पता है, कार्बन को हम सी से लिखते हैं। कार्बन इधर देखो, कार्बन से क्या बना, कार्बिक, नाम के आगे एस लगा देना, आपको हिंट चाहिए बस, चार ऑप्शन देख के। तो सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कैसे याद रखोगे, सी से बना कार्बन, कार्बन इधर कार्बिक आ रहा है, तो पूरा नाम बोल देना एस्कॉर्बिक एसिड। चलो ठीक है, अब एक एक विटामिन के बारे में देखते हैं। बी जो है विटामिन बी, इसकी मैंने ट्रिक्स नहीं बताई। विटामिन बी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसकी मैंने, इनके जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, इसकी मैंने ट्रिक्स नहीं बताई, बाकी सबकी मैंने बता दी। तो विटामिन बी के डायरेक्ट याद रखना। शुरू करते हैं ए के बारे में बात। ए का नाम रेटिनोल है, पहले ही बता दिया। ए के काम क्या है, ए का दो काम है, एक तो रात में देखने में काम आता है, और ये आंखों में नमी के लिए जिम्मेदार है, मॉइस्चर के लिए जिम्मेदार है। तो आप सोचो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट में दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों में नमी नहीं होगी, इसका मतलब आंखों में क्या आ गया, सूखा बना जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा। आंखों में सूखेपन आने को बोलते हैं जीरोप्थेलेमिया। विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन ए के सोर्स को याद करने का तरीका है कलरफुल फल और सब्जी। ऐसे फल और सब्जी जो कलरफुल होते हैं, कलरफुल का मतलब ग्रीन को छोड़कर, तो कलरफुल फल और सब्जी याद रख लेना। कलरफुल सब्जी और फल में सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, गाजर का मतलब कैरेट, अगर आपसे पूछ ले। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, मछली में। फल और सब्जी में पूछे सबसे ज्यादा किसमें, तो आंसर गाजर। और ओवरऑल विटामिन ए के जितने भी सोर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो मछली में मिलेगा। विटामिन ए के जितने भी सोर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता, उसमें होता है बीटा कैरोटीन। तो जब हम विटामिन ए के सोर्स खाते हैं, बीटा कैरोटीन मिलता है, ये बीटा कैरोटीन लीवर में जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका मतलब लीवर जो होता है विटामिन ए बनाता है, लेकिन लीवर विटामिन ए तब बनाएगा जब बीटा कैरोटीन खाओगे। बीटा कैरोटीन कहां से आएगा, सोर्स से। विटामिन ए के दो काम और, ये हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टर करता है और हमारी आंखों के लिए जरूरी है। ये तो देख लिया, आंखों के लिए जरूरी था। इसी कारण आप मुझे बताना, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, जिसे हम मिशन इंद्रधनुष योजना में देते हैं। आपको पता है मिशन इंद्रधनुष योजना में हम टीके देते हैं, वैक्सीन देते हैं, लेकिन विटामिन मिशन इंद्रधनुष योजना में सब टीकों के साथ एक विटामिन भी दिया जाता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। चलो आगे डी के बारे में। डी का नाम कैल्सीफेरोल पढ़ लिया। काम क्या है, ये कैल्शियम को लेके जाता है, कहां तक लेके आता है, बोन तक कैल्शियम को लेके आएगा, तो बोन को मजबूत करेगा, क्योंकि आपको पता है बोन में जितनी ज्यादा कैल्शियम होगी बोन मजबूत होगी। तो इनडायरेक्टली विटामिन डी बोन को मजबूत करता है। अब विटामिन डी की कमी होगी तो बताना बोन कमजोर हो जाएगी, और इसलिए बच्चों में बीमारी हो जाती है रिकेट्स, और बड़ों में बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है बोन का सॉफ्ट होना। कुछ सोचो, अगर बोन में कैल्शियम नहीं होगी तो बोन हार्ड थोड़ी होगी, सॉफ्ट होगी ना, और बोन का सॉफ्ट होना बीमारी के नाम से जाना जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो ध्यान से सुनना, विटामिन डी की कमी है तो बच्चों में होगा रिकेट्स और बड़ों में होगा ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी के सोर्स, विटामिन डी केवल एनिमल में मिलता है, ऐसा कोई प्लांट सोर्स नहीं है, और एनिमल में मिलता है। एनिमल में कौन कौन है, मछली है, दूध है और अंडा है।
अब विटामिन डी की एक कमी है, विटामिन डी की एक कमी क्या है कि ये केवल एनिमल में मिलता है। एनिमल में अब मालूम बहुत सारे लोग तो एनिमल की चीजों को खाते हैं नहीं, मछली नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, मिल्क नहीं खाते, वो विटामिन डी कहां से लाएंगे? वो विटामिन डी लाएंगे सनलाइट से। तो आप बताना विटामिन डी हमारी स्किन में बन जाता है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसे धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन के पर आते हैं, के का नाम फिलोक्विनोन पहले ही बता दिया, के का एक ही काम है बस, और कुछ भी काम नहीं करता, ब्लड क्लॉट बनाना, रक्का थक्का बनाना। आपको पता चोट लग जाती है तो उस जगह पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्का थक्का बन जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब आप मुझे बताना अगर विटामिन ई की कमी, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। कभी कभी ब्लीडिंग अंदर अंदर हो जाती है, अंदर वाली जो ब्लीडिंग होती है इंटरनल ब्लीडिंग, उसे हेमरेज बोलते हैं। तो विटामिन ए की कमी से ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज। हेमरेज का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। इसका मतलब जब तक विटामिन के है हमारे अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी, हमारे अंदर हेमरेज नहीं होगा। इसी कारण विटामिन के हेमरेज को रोकता है, इसलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन के सोर्स, विटामिन के जो है ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई, वो भी बनाता है। और इसके अलावा इसके जो सोर्स है वो है हरी सब्जियां, विटामिन के की पत्तीदार हरी सब्जियां। के बारे में, के जो है इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल बता दिया। के का काम, के शुक्राणु मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर अंडे, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर अंडे बनाने में कौन जरूरी है? ई। और इसी कारण तो ये विटामिन ई जो है शुक्राणु अंडे का निर्माण करता है, इसलिए इसको। और आपको पता है मेल जब स्पर्म बनाएगा और फीमेल जब एग बनाएगी तभी तो बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा करने को बोलते हैं जनन। इसका मतलब विटामिन ई जो है ये बच्चे पैदा करने में, मतलब जनन में, मतलब रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए विटामिन ई का नाम है जनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन। विटामिन ई की कमी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। जब बच्चे पैदा नहीं होते इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेरिलिटी, तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। स्टेरिलिटी वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में लड़के के लिए स्टेरिलिटी को नपुंसकता बोलते हैं और महिला के लिए बांझपनता बोलते हैं। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं विटामिन ई जो है इसकी कमी से स्टेरिलिटी होगा, तो जब तक विटामिन ई है स्टेरिलिटी नहीं होगा। इसका मतलब विटामिन ई स्टेरिलिटी को रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। और स्टेरिलिटी का ही दूसरा नाम इनफर्टिलिटी है, इसलिए विटामिन ई को एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन ई ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसी कारण इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मछली, मछली में तो सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा इसका सोर्स प्लांट ऑयल, जितने भी जो तेल होते हैं वनस्पति तेल, और ये बादाम, ये इसका सोर्स है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया। विटामिन सी के बारे में मैंने आपको पहले ही विटामिन सी वाटर सोल्युबल विटामिन, पहले ऊपर से देखते हैं विटामिन सी का काम क्या है। ये हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कोलेजन प्रोटीन के बारे में स्पेशल बात, हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो आंसर है कोलेजन प्रोटीन। बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी है जिसका नाम है स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज को नाविक रोग भी बोलते हैं, सेलर डिजीज बोलते हैं। क्या होता है वो छोड़ो आप, चलो ठीक है। इसके बाद विटामिन सी घाव को भरने में काम आता है। घाव को भरने को इंग्लिश में बोलते हैं हील, इसलिए इसको हीलिंग विटामिन बोलते हैं। विटामिन सी पहले बता दिए स्टोर नहीं होता, क्यों? क्योंकि यूरिन से बाहर आ जाता है। यूरिन में पाया जाने वाला विटामिन, क्योंकि ये विटामिन जो होता है ये सी यूरिन में आ जाएगा। ये वाटर सोल्युबल, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसी कारण क्या होता है जब हम फल और सब्जी को खाते हैं, ज्यादा उनको धोएंगे, पानी से धोना पड़ता है, तो पानी को धोने से क्या होगा, जो फल और सब्जी का विटामिन सी है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे फल और सब्जी जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसको ज्यादा धो के साफ नहीं करना चाहिए, वरना सी बाहर निकल जाएगा। अब हम आते हैं बी पर, विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का नाम है थियामिन। चलो काम सुनो अब। विटामिन बी वन जो ये दिल और दिमाग के लिए जरूरी है। दिल और दिमाग जो भी काम करता है, दिल को बोलते हैं हार्ट, दिमाग को बोलते हैं ब्रेन, इनके लिए जरूरी है। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा पता हो तो हमारी ब्रेन से निकलती है नर्व, और ये नर्व कहां जाती है? मसल्स में। तो जो मैंने वर्ड लिखा दिल और दिमाग, तो दिमाग में मतलब बी वन दिमाग के लिए जरूरी, तो आप बोल दो नर्व के लिए भी जरूरी होगा, तो आप बोल दो मसल्स के लिए भी जरूरी है। तो दिमाग, नर्व और मसल्स के जो भी काम है इसको कराना है तो बी वन खाओ, और साथ ही दिल के लिए भी जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके अलावा एक और बात, विटामिन बी वन एनर्जी बनाने में भी काम आता है। एनर्जी बनाने में कैसे काम आता है आपको पता है? एनर्जी बनती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी बनेगी, तो जो रिएक्शन है एनर्जी बनने के लिए इसमें बी वन काम आता है। तो विटामिन बी वन एनर्जी बनाने में काम आ रहा है, दिल और दिमाग के लिए जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाएगी, तो अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाएगी तो हमको दिल से रिलेटेड बीमारी, दिमाग से रिलेटेड बीमारी, नर्व से रिलेटेड बीमारी, मसल से रिलेटेड बीमारी सब हो जाती है। इन सबको मिला के बोलते हैं बेरी बेरी, तो बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी। जो लोग एल्कोहल ज्यादा पीते हैं, एल्कोहल ज्यादा पीने से बी वन की कमी हो जाती है। उसके बाद बी1 का सोर्स, बी1 का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स है राइस, चावल। इसके अलावा बी1 जो है ये आपको नट या अखरोट में भी मिलता है, और मीट, फिश और एग में भी मिलेगा। इसके अलावा जो विटामिन बी1 है ये मूंगफली में मिलता है, ग्राउंडनट में भी मिलता है।
चलो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, B2 बस, इसके B2 ये इनके बस ओनली नाम याद रखना। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से चिलोसिस हो जाता है। क्या होता है चिलोसिस छोड़ो, बस ओनली नाम याद रखना। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन B3 की कमी उन लोगों में होती है जो मक्के को ज्यादा खाते हैं, मेज को ज्यादा खाते हैं। कौन खाते हैं इंडिया में? जो तेलंगाना स्टेट है वहां के लोग ज्यादा खाते हैं। और B3 की जब कमी होगी तो एक बीमारी हो जाएगी, इसको बोलते हैं पेलेग्रा डिजीज। पेलेग्रा डिजीज का दूसरा नाम 3D डिजीज। 3D डिजीज क्यों है इसका नाम? क्योंकि पेलेग्रा बीमारी में जो लक्षण होते हैं वो 3 लक्षण है, ये पूछेगा कोई भी नहीं। 3D डायरिया हो जाता है, डायरिया का होता है 10। डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी होना, वो हो जाता है। और डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन में सूजन आना, ये पूछेगा कोई भी नहीं। तीनों में डी आ रहा है, इसलिए पेलेग्रा बीमारी का दूसरा नाम 3D डिजीज है। बस आगे चलो। B5 जो है इसको पेंटाथेनिक, यहां से पता चलेगा 5 को आप सबको पता है पेंटा बोलते हैं तो पेंटाथेनिक एसिड बोलेंगे। B5 की कमी से एक बीमारी हो जाएगी बर्निंग फुट सिंड्रोम, पैरों में बहुत तेज जलन होती है, इसे बोलते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम। B6 नाम पायरिडॉक्सिन है, B6 की कमी से एनीमिया होता है। एक ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, ट्रिक्स क्या है? B6 से स्टार्ट करना, 3 ऐड कर देना, तो B6 3 ऐड करो 9, फिर 3 ऐड करो 12। इन तीनों की कमी में एक कॉमन बात है, इन तीनों की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया किसे कहते हैं? ब्लड की कमी। तो 6, 9, 12 इन तीनों की कमी से एनीमिया होगा। B7 को बोलते हैं बायोटिन। B7 बालों के लिए जरूरी है, बालों की कोई भी चीज के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, मजबूती के लिए। तो B7 होगा तो बाल मजबूत रहेंगे, टूटेंगे नहीं। B7 का एक और नाम है विटामिन BH, सॉरी विटामिन H। B9 सबको पता है फोलिक एसिड कहते हैं। B9 बहुत जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? एक बच्चा जो माँ के पेट के अंदर बन रहा है तो उस बच्चे का जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है, उसके डेवलपमेंट के लिए B1 मतलब B9 का ना फोलिक एसिड जरूरी। तो प्रेगनेंसी में हर फीमेल को फोलिक अम्ल खाना चाहिए ताकि उसका जो बच्चा है उसका ब्रेन और स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट हो जाए। B12 में कोबाल्ट पाई जाती है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालेमिन है। कोबाल्ट से है, कोबालेमिन देख लो। और कोबाल्ट एक प्रकार की मेटल होती है। आगे इन दोनों B9 और B12 दोनों के बारे में मैंने बता रखा। B9 B12 ये तो कॉमन बात, अब ये तो अलग अलग बात बता दिया। B9 और B12 की कॉमन बात बता रहा हूँ। B9 और B12 जो होता है ये आरबीसी के मेचुरेशन के लिए जरूरी है, परिपक्वन। जब आरबीसी का मेचुरेशन होता है तो आरबीसी में से न्यूक्लियस केंद्रक निकल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया निकल जाता है, इसी कारण हम बोलते हैं कि आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। चलो ठीक है। अगर B9 और B12 की कमी हो जाएगी तो एक एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया का नाम याद रखना, इसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसी का एक और नाम है पर्निसिस एनीमिया। क्या होता है बस नाम याद रख लो आप। चलो आगे चलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब पूरे के पूरे B1 B2 B3 इन सबका पूरे जो बी कॉम्प्लेक्स है B1 से लेके B12 इनका जो सोर्स है वो है ईस्ट को खमीर भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो ईस्ट में बी पाया जाता है वो कौन सा वाला है? B2 वाला। चलो आगे मैं एक लिपिड पढ़ा रहा हूं, पर लिपिड से पहले दो चीजें। एक वर्ड है, एक सेकेंड, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, इसी कारण एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल को बेकार कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि एलडीएल जो होता है ये हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ये पूरा याद रखना। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल को खाओ दिल की बीमारी नहीं होगी, एलडीएल को खाओगे तो दिल की बीमारी हो जाएगी। दिल की बीमारी का मतलब जैसे हार्ट अटैक। चलो लिपिड, ये हमारा हो गया विटामिन। अब हम पढ़ रहे हैं लिपिड को। लिपिड वसा लिपिड दो चीज से मिलकर बनी है, एक तो होता है वसीय अम्ल फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं? एक बंद होता है, बंद का मतलब बॉन्ड होता है, बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, याद रखना। जब लिपिड से फैटी एसिड और जब ग्लिसरॉल जुड़ते हैं तो ग्लिसरॉल एक ही जुड़ता है और फैटी एसिड 3 जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो लिपिड है, इस लिपिड का दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड भी होता है। आम लैंग्वेज में लिपिड को हम ट्राइग्लिसराइड भी, ट्राई क्यों बोल रहे हैं? इधर देखो मैंने क्या बोला, वसीय अम्ल कितने जुड़ेंगे? 3, इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई। और ग्लिसरॉल से जुड़ेंगे इसलिए ग्लिसरॉलाइड। तो यहाँ टी और जी आ रहा है तो शॉर्टकट में टी और जी बोलना चाहिए, लेकिन इसको TGA बोलते हैं। डायरेक्ट क्या रख लो, अगर कभी भी वर्ड आ जाए TGA तो TGA का मतलब लिपिड हो गई। अभी जो फैटी एसिड है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सेचुरेटेड, एक हो सकता है अनसेचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब जिसमें केवल एक ही बॉन्ड हो, असंतृप्त का मतलब जिसमें 2 बॉन्ड हो। तो जो लिपिड है इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड दो टाइप के हो गए, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो होते हैं, संतृप्त जो होते हैं, ये बॉडी में जमा हो जाते हैं। आपको पता लिपिड कहाँ जमा होती है? स्किन में जमा होती है, और स्किन में जमा होगी तो मोटापा लेके आएगा। सेचुरेटेड जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, मोटापा लेके आएंगे। अनसेचुरेटेड स्टोर बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, मोटापा आएगा नहीं। सेचुरेटेड खाओगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आएगा, और एलडीएल सेचुरेटेड फैटी एसिड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। इसी कारण आप मुझे बताना एलडीएल ज्यादा आएगा और हार्ट की बीमारी बढ़ जाएगी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं, इसी कारण एचडीएल बढ़ जाएगा और हार्ट की बीमारी कम हो जाएगी। दोनों के सोर्स कौन से?
सेचुरेटेड तो ऐसे याद हो जाएगा, सेचुरेटेड जो होता है ये सभी एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जानवर से जो भी चीज बन रही है उसमें सेचुरेटेड है, और प्लांट से जो भी चीज बन रही है उसमें अनसेचुरेटेड। तो प्लांट सोर्स कौन से हो गए, प्लांट सोर्स का मतलब जितने भी तेल होते हैं, सब जितने भी तेल होते हैं आपको पता सब प्लांट से निकलते हैं। और आप बताना इधर के सोर्स क्या, एनिमल सोर्स, एनिमल का मतलब दूध हो गया, घी हो गया, एग हो गया, मीट। इनके अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, कौन कौन से। तो सेचुरेटेड जो होता है ये पूरे के पूरे एनिमल में मिलते हैं, लेकिन दो इसके प्लांट सोर्स है, एक है पाम ऑयल और एक है कोकोनट ऑयल। और ये जो अनसेचुरेटेड है ये प्लांट के अंदर ही मिलते हैं, लेकिन इसका एक एनिमल सोर्स भी वो है फिश ऑयल। चलो ठीक है, ये आ गया। अब हमको असंतृप्त, सेचुरेटेड से बेटर है अनसेचुरेटेड। क्यों? क्योंकि ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाता है, दिल की बीमारी को कम करेगा, इसलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अनसेचुरेटेड। तो हम अनसेचुरेटेड को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अनसेचुरेटेड जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपको पता है अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है। अगर एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसको बोलेंगे मोनो अनसेचुरेटेड, मोनो का मतलब एक, और बहुत सारे डबल बॉन्ड मिलेंगे तो उसको बोलेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इंग्लिश में याद रखना ये मोनो मूफा, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं मूफा, इसको बोलते हैं फूफा। मूफा जो होता है वो एचडीएल और एलडीएल के लेवल को ना तो बढ़ाता है ना कम करता है, लेकिन फूफा एचडीएल के लेवल को बढ़ाएगा। अब एचडीएल अच्छा वाला है तो अपना आप ही बोल देना, एचडीएल बढ़ेगा तो अपना आप एलडीएल कम होगा। तो और एचडीएल अच्छा वाला था तो एचडीएल बढ़ेगा, एलडीएल कम होगा। और आपको पता है एचडीएल हार्ट की बीमारी को कम करता है, तो हार्ट की बीमारी कम हो जाएगी। तो फूफा फूफा अच्छा है। फूफा का सोर्स वापस वही बात, सभी वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं वो, और जो फिश ऑयल है उसके अंदर मिलेगा। इसमें मूफा का एक ही एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अब आप मुझे बताना पूफा अच्छा है, तो पूफा में भी जो सबसे अच्छा पूफा है उस पूफा का नाम क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। शॉर्टकट पूरा नाम इसका है ओमेगा 3 पूफा, पर आम लैंग्वेज में हम बोल देते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 वसीयम। ये बेस्ट पूफा है, क्यों? क्योंकि एचडीएल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए एलडीएल को बहुत कम कर देगा। इसी कारण दिल के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है, लेना चाहिए। दो ही जगह मिलता है, एक तो मछली के तेल में मिलता है और एक फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब अलसी में मिलता है। एक वर्ड है ट्रांसफसा, ट्रांसफेट। क्या होता है, जो वनस्पति तेल होता है, जब वनस्पति तेल का मतलब वेजिटेबल होता है, इसको जब हम बार बार गर्म करके खाते हैं तो आप मुझे बताना वनस्पति तेल कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफेट में। ट्रांसफेट का दूसरा नाम होता है आंशिक हाइड्रोजनीकृत ऑयल, पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ट्रांसफसो को खाने से आप मुझे बताना क्या होगा, एलडीएल का लेवल बढ़ेगा। अब आपको खुद को पता है एलडीएल बढ़ेगा तो एचडीएल अपना भी कम हो जाएगा, और एलडीएल बढ़ रहा है तो हार्ट की जो बीमारी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके सोर्स का है ट्रांसफेट। जितनी भी तली हुई चीजें होती है जो तेल से बनी है, ऑयली फूड उसमें आ जाएगा। इसके अलावा बेकिंग फूड आ गया, जैसे कि केक, कॉकरेज बिस्कुट आ गया, फ्राइड फूड जो फ्रेंच फ्राइज आ गया, या पोटैटो चिप्स आ गए, बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, इन सब के अंदर ट्रांसफेट होता है। इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि एलडीएल को बढ़ाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अभी जो लिपिड है तीन टाइप की, बस जितना मैं बताऊं इतना रखना। एक है सिंपल लिपिड, एक है कंपाउंड लिपिड, एक है डिराइव्ड, सरल, संयुग्मी और वैध। सिंपल लिपिड किसे कहते हैं, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो। इसके उदाहरण तेल और। कंपाउंड का मतलब संयुग्मी, इसमें कुछ जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा इसमें कुछ और जुड़ा होगा। उदाहरण देखते हैं, इसके दो एग्जांपल है अदर में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें अदर कौन कौन है, या तो अदर आप मुझे बताना। अदर जो है इसका एक एग्जांपल दो पहले समझाता हूं, दो एग्जांपल है, एक है फास्फोलिपिड और एक है ग्लाइकोलिपिड। फास्फो जो लिपिड है इसमें अदर में कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड। और आप मुझे बताना ग्लाइकोलिपिड, कहीं भी ग्लाइको वर्ड आ जाए तो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोलिपिड में अदर में अन्य में कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड जो होता है ये कहां मिलता है, ये मिलता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आपको पता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी है, प्रोटीन की और लिपिड की। तो वहां पर जो लिपिड होता है, वहां पर जो लिपिड होता है कौन सा वाला लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। और आप मुझे बताना है जो ग्लाइकोलिपिड है कहां मिलता है, नर्व में। हमारी जो नर्व होती है, हमारी जो तंत्रिका होती है, उसमें ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। एक तीसरा और था डिराइव लिपिड, वेटमन लिपिड। डिराइव लिपिड, वेटमन लिपिड कैसे मिलता है, जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड मिलता है तो बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल स्टेरॉइड। चलो लिपिड के यूज, लिपिड वसा क्या काम करेगी, पहले तो आप मुझे बताना क्या होगा। ये जो लिपिड की स्पेशल बात क्या है, ये जो हीट होती है इसकी कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। मतलब जो हीट होती है वो वसा को क्रॉस नहीं कर पाती। तो आप बताना हमारी स्किन में जमी हुई लिपिड है वो क्या करेगी, बोन, हमारी बॉडी में जो हीट बन जाती है उसको बाहर नहीं निकलने देती। इसका मतलब स्किन में जो जमी हुई वसा है वो हीट लॉस को, जो हीट हमारे अंदर रहती है वो हमारे अंदर ही रहती है। इसका फायदा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इसका स्किन में जमी वसा जो होती है बॉडी से उष्मा की हानि को रोक लेती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो किसके बने होते हैं, लिपिड। कौन से वाले लिपिड के, स्टेरॉइड। जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन है, आपको पता है हार्मोन, मैक्सिमम हार्मोन तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। और स्टेरॉइड एक प्रकार की क्या होती है, लिपिड। कोशिका झिल्ली बनाने में लिपिड का काम, कोशिका झिल्ली। कौन सा वाला लिपिड कोशिका झिल्ली बना रहा है, फास्फोलिपिड। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया तंत्रिका न्यूरॉन बनाने में भी कौन सा लिपिड तंत्रिका है न्यूरॉन बनाने में काम आ रहा है, ग्लाइकोलिपिड। ऊपर समझाया था मैंने आपको। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं।
स्पीड तेज ही ज्यादा, मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि क्लास में समझा लिया, अभी समझने का टाइम भी नहीं है, इसलिए बस मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं आपको पता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होंगे, पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ इनका रेशो कितना होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कार्बन होने चाहिए 3 मिनिमम कार्बन। स्पेशल बात, कार्बोहाइड्रेट में ग्रुप पाया जाता है हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह का मतलब होता है OH। ये हाइड्रोक्सी समूह जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे पाए जाते हैं, इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत सारे आते हैं। लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप और भी पाए जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। या क्रॉस या ऐसे करा हुआ, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड ही मिलेगा या कीटोन मिलेगा। ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक ही मिलता है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और ये कितने होंगे? एक ही। हाइड्रोक्सी समूह कितने होंगे? बहुत सारे। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सी समूह तो बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। अब या तो एल्डिहाइड ही मिलेगा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, या फिर कीटोन ही मिलेगा, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है इसके बेस पे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। अगर कीटोन ग्रुप होता है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कीटोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एल्डोज। एग्जांपल जैसे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पर फ्रक्टोज में कीटोन है। इसके अंदर फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है? कीटोज का। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, इसका मतलब ग्लूकोज एक प्रकार क्या है? एल्डोज। चलो ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को हम वापस 2 भाग में डिवाइड करें, किस बेस पर कि वो मीठा है या नहीं है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं उसे बोलते हैं शुगर, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मीठे नहीं होते उसे बोलते हैं नॉन शुगर या अशर्करा। जो मीठे होंगे पानी में घुल भी जाते हैं, और जो मीठे नहीं होते पानी में घुलते भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, जल अपघटन का मतलब होता है पानी की द्वारा किसी भी चीज को तोड़ना। के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में डिवाइड करा है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन नहीं होता क्योंकि ये वैसे छोटे होते हैं। डाइसेक्राइड का जल अपघटन होगा, जब डाइसेक्राइड का जल अपघटन होगा तो डाइसेक्राइड टूटकर पानी में 2 मोनोसेक्राइड देगा। जब पॉलीसेक्राइड का भी जल अपघटन होगा तो पॉलीसेक्राइड भी टूटकर अनेक मोनोसेक्राइड देंगे। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सब शुगर होते हैं, जितने भी डाइसेक्राइड होते हैं सब शुगर होते हैं, लेकिन जितने भी पॉलीसेक्राइड है सभी क्या होंगे? नॉन शुगर होंगे, अशर्करा होंगे। अब एक एक पढ़ने, पहले हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं? मोनोसेक्राइड में कार्बन कहां से कहां तक आएंगे? 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक आएंगे। इनके एग्जांपल उससे बना लेना, 1:2:1 होगा तो C3H6 से फॉर्मूले बन गए। इनके फॉर्मूले पूछेगा कोई भी नहीं। इनमें से एक तो ये पहला वाला याद रखना, C3H6O3 सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम याद रख लेना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके बाद हमको C5 वाला और C6 वाला पढ़ना है, क्यों? क्योंकि नेचर में ये ज्यादा पाए जाते हैं, प्रकृति में ये ज्यादा पाया जाता है। तो ये 5 वाला इसको बोलेंगे हम पेंटोज। ये 6 वाला है, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्सोज। ये पेंटोज, ये हेक्सोज। तो अब हम पढ़ लेते हैं, ये 2 को डिटेल में पढ़ेंगे, पेंटोज और हेक्सोज को। C5H10O5 ये पेंटोज वाला। पेंटोज शुगर के 2 एग्जांपल, एक तो राइबोज शुगर, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर के एग्जांपल है। राइबोज शुगर कहां पर पाई जाती है? आरएनए में। राइबोज शुगर के बारे में एक और बात, ये एटीपी बनाने में काम आती है। एटीपी क्या होती है? ऊर्जा। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी में राइबोज पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है। यहाँ पर एक बात और, डीऑक्सीराइबोज शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पर ये 1:1 रेशो का पालन नहीं करता। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, C5H10O4। इतना कोई पूछेगा कोई भी नहीं, बस याद रखना। इसके बाद हेक्सोज शुगर जो है, इसके 3 एग्जांपल आ रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसके बारे में कुछ बात याद रखने का तरीका, फ्रक्टोज में फ्रू आ रहा है और फ्रू में आ रहा है फ्रूट। इसका मतलब आप बताना फ्रक्टोज कहां पर पाई जाती है? फ्रूट में पाई जाती है। सभी जो मीठे फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाई जाती है, लेकिन एक फल है वो भी फ्रूट है, उसके अंदर ग्लूकोज पाई जाती है। उस फल का नाम क्या है? अंगूर। याद रखना, ग्लूकोज में जी आ रहा है, अंगूर में इंग्लिश में ग्रेप्स आता है, इसलिए ग्लूकोज को अंगूर या ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। हमारे ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है? हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज पाई जाती है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को मैंने बता दिया फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज जो होती है ये सबसे मीठी शुगर है। तो जो भी चीज सबसे मीठा है इसमें जो भी चीज बहुत ज्यादा मीठी होती है उसमें आग बंद करके आप फ्रक्टोज डाल देना। फल मीठे होते हैं, फ्रक्टोज शुगर। जो शहद है, हनी है, वो भी बहुत मीठा है, इसमें भी मिलती है फ्रक्टोज, और ये सबसे मीठी शुगर तो मैंने बता दिया। गैलेक्टोज हमारे ब्रेन में पाया जाता है, याद रखना, इसलिए इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। अब आते हैं डाइसेक्राइड पे। डाइसेक्राइड आपको पता है 2 मोनोसेक्राइड का बना है। दोनों मोनोसेक्राइड को जोड़ना पड़ेगा। दोनों मोनोसेक्राइड एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना, ग्लाइको कहीं भी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड बन जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है।
ये रहा मोनोसेकेंड 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 का फॉर्मूला C6H12O6 C6, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो डाइसेकेंड बनेगा, लेकिन जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इस बॉन्ड बनाने में पानी निकल जाता है, इसी कारण डाइसेकेंड का फॉर्मूला C12H24 और O12 ना हो, क्योंकि पानी निकल गया इन दोनों को जोड़ने में, तो C12H22 और O11 होता है। डाइसेकेंड को याद करने का तरीका है दशमलव, दशमलव का जो द से बनेगा डाइसेकेंड, स से बनेगा सुक्रोज, मा से बनेगा माल्टोज, ल से बनेगा लैक्टोज। फॉर्मूला तीनों का सेम है। तीनों में एक बात और याद रखना, ये तीनों जिन दो मोनोसेकेंड के बने, इन तीनों में ग्लूकोज ग्लूकोज आ रहा है, दूसरा वाला मोनोसेकेंड अलग है, तो लैक्टोज में दूसरे वाला जो मोनोसेकेंड है वो गैलेक्टोज है, माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज ग्लूकोज आ रहे हैं, और सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और दूसरा कौन आ रहा है, फ्रक्टोज। लैक्टोज के बारे में मिल्क शुगर याद रखना, जब जब आ जाएगा लेक्ट वर्ड, जब जब आएगा दूध तो लैक्टोज का होता है, दूध तो लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। माल्टोज जो होता है ये माल्ट में पाया जाता है, इसलिए इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज जो चीनी होती है, चीनी के बारे में जो भी जानते हो सुक्रोज ही है, तो आपको पता है चीनी कहां से मिलती है, गन्ने से मिलती है, तो सुक्रोज को गन्ने की शुगर, इशू गन्ने का दूसरा नाम इशू है या केन है, ये चीनी में मिलता है। और आपको पता सबके घरों की जो टेबल होती है, इस टेबल पे शुगर पड़ी रहती है, तो यही पड़ी रहती है, इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। एक रसोई, सबके घरों के अंदर जो ये चीनी मिलती है, कहां मिलती है, किचन में मिलती है, इसलिए इसे किचन शुगर बोलते हैं। एक बात याद रख लेना, बस ये डायरेक्ट याद रखना, सुक्रोज को एक और नाम से जानते हैं, प्रतीप शुगर या इनवर्स शुगर। ये क्यों बोलते हैं छोड़ो, बस डायरेक्ट याद रख लेना। पॉलीसेकेंड में आपको पता है मोनोसेकेंड बहुत सारे होंगे, जो और जब भी कोई भी चीज बहुत सारी चीजों की बनती है उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीसेकेंड, पॉलीमर किसका पॉलीमर है, मोनोसेकेंड का। और आपको मैंने पहले बता दिया पॉलीसेकेंड जो है ये नॉन शुगर है, शर्करा मीठा नहीं होता। पॉलीसेकेंड के एग्जांपल में पहला एग्जांपल आ रहा है स्टार्च। स्टार्च के बारे में सुनो, प्लांट जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ग्लूकोज को स्टोर किसके रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। और कहां स्टोर करते हैं, अपने अलग अलग भाग में। कोई पेड़ पौधा जड़ में करता है, कोई तने में करता है, कोई पत्ती में करता है, कोई बीज में करता है। हम किस में करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप बताना पेड़ पौधों ने जो स्टोर करा, किसको स्टोर करा, स्टार्च को। इसी स्टार्च को हम हमारी डाइट में खा लेते हैं, इसी कारण हमारी डाइट का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है, स्टार्च। स्टार्च जैसे कि हम क्या खाते हैं, रोटी, तो जितनी भी रोटी होती है, गेहूं बाजरा जो भी है, आलू चावल, उसमें सब में स्टार्च ही होता है। ये एक प्रकार का स्टोर कार्बोहाइड्रेट होता है, किसका, हमारा नहीं, पेड़ पौधों का। इसके अलावा और ये ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो पता है ये पॉलीसेकेंड है, किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज का बना हुआ है। ये दो रूप में पाया जाता है, एक एमाइलेज और एक एमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है। इसमें ग्लूकोज सीधे जुड़े रहते हैं, कोई ब्रांच नहीं बनाते, और एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज आपस में ऊपर नीचे जुड़ के ब्रांच बना लेते हैं। दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्टार्च के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। किसी चीज में स्टार्च है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन का एक सोल्यूशन होता है, वो लाल रंग का होता है। अगर किसी चीज में आयोडीन होगा तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च क्या करता है, उस आयोडीन का सोल्यूशन जो होता है वो लाल रंग का होता है, उसको नीले या काले रंग में बदल देता है। इसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। क्वेश्चन आ जाए आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए। ग्लाइकोजन, जिस प्रकार से पेड़ पौधे ने ग्लूकोज को स्टोर स्टार्च के रूप में करा था, हम हमारी ग्लूकोज को स्टोर, हम का मतलब जानवर या मनुष्य ग्लूकोज को किसके रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कहां होता है, लीवर में होता है। ग्लाइकोजन यहाँ लिखा हुआ है। एनिमल का कैसा फूड होता है, स्टोर फूड होता है एनिमल, इसी कारण इसको जंतु स्टार्च भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे किसके रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, और हम किसके रूप में स्टोर कर रहे हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन हमारा स्टार्च है, हमारा का मतलब जानवरों का स्टार्च है, इसलिए इसे बोलते हैं एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च। और आपको पता है जब हम खाना नहीं खाते तो हमको एनर्जी कहां से मिलती है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट से। और स्टोर कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लाइकोजन। तो फास्टिंग जब हम खाना नहीं खाते तो हमको एनर्जी यही देता है, सेलुलोज। पेड़ पौधों की कोशिका है, और आपको पता है कोशिका के अंदर, पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज की। एक रेसे होते हैं, रेसे को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स। रेसे क्या होते हैं, बहुत सारे रेसे जब मिल जाएंगे तो फैब्रिक बनाएंगे, और जब बहुत सारे फैब्रिक मिल जाए तो कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़े, जो भी कपड़े होते हैं वो रेसे के बने। रेसे दो टाइप के हो गए, फाइबर दो, प्लांट फाइबर। जितने भी पेड़ पौधों से बने रेसे हैं वो आप मुझे बताना, पेड़ पौधों के रेसे हैं, इसका मतलब वो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति के बनते होंगे, और पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। तो जितने भी पेड़ पौधों के रेसे बने हैं, प्लांट रेसे जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। अब प्लांट फाइबर का एग्जांपल जैसे कि कॉटन और जूट। और जितने भी एनिमल फाइबर है, जानवरों से निकलने वाले फाइबर, अब बताना जानवरों से जो निकलने वाले फाइबर है वो किसके बने होंगे, स्किन के बने होंगे। और हमारे स्किन में कौन भरा हुआ है, हमारे स्किन में प्रोटीन भरा हुआ है। तो एनिमल फाइबर जैसे कि ऊन और रेशम, एनिमल फाइबर बने हैं प्रोटीन के, और प्लांट फाइबर किसके बने हैं, सेलुलोज के। एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों होते हैं नेचुरल है, इसलिए बोलते हैं नेचुरल फाइबर। कुछ रेसे ऐसे भी हैं जो ना तो पेड़ पौधे से बनते हैं ना जानवर से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल रेसे। इनको लैब में बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा। उनके एग्जांपल नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन। तीन और बचे हिपेन के बारे में आप सबको पता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदनकारी होता है। इसका उपयोग ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करने में किया जाता है। ब्लड बैंक में हम कब तक ब्लड स्टोर कर सकते हैं, 35 से लेकर 50 दिन तक। उसके बाद इन्युलिन, बस डायरेक्ट रखना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है दोनों। इन्युलिन किडनी डिजीज की जांच करने में यूज किया जाता है। और जो इंसेक्ट है, काइटिन जो है, ये काइटिन जो कीट मकोड़े होते हैं, उनका जो कंकाल है, भारी जो आवरण होता है कंकाल, स्केलेटन, वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। इसको नोट, आगे की बात सुनना।
एल्डिहाइड कीटोन, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड कीटोन आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन अगर फ्री होते हैं तो उनमें रिडक्शन की पावर पाई जाती है। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जब नंबर कम हो जाएगा, +3 +2 हो गया रिडक्शन है, +2a +1 हो गया, इसको बोलते हैं अपचयन। तो पर ये अपचयन वर्ड तभी, रिडक्शन तभी होगा जब एल्डिहाइड और कीटोन हो कैसा हो, फ्री हो। मोनोसेकेराइड में देखो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कीटोन से समझा दिया कीटोन। मोनोसेकेराइड में कीटोन फ्री है, डाइसेकेराइड में आप मुझे बताना, एक मोनोसेकेराइड ये रहा, एक मोनोसेकेराइड ये रहा, तो एक जो डाइसेकेराइड में एक मोनोसेकेराइड का ये जो वाला कीटोन है, ये तो काम आ गया बॉन्ड बनाने में, तो ये दूसरा फ्री है। लेकिन पॉलीसेकेराइड में सबके सब कीटोन जो है ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, इसी कारण मोनोसेकेराइड में तो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है, ये रहा, यहाँ मैंने कीटोन बनाया, एल्डिहाइड भी समझ सकते हो आप, फ्री एल्डिहाइड कीटोन है। डाइसेकेराइड के अंदर एक तो यूज हो गया, दूसरा कीटोन फ्री पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी फ्री एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन पॉलीसेकेराइड में फ्री एल्डिहाइड कीटोन होते ही नहीं है। और जब आप बताना फ्री एल्डिहाइड कीटोन यहाँ होंगे तो ये रिडक्शन करेगा, अपचयन करेगा, ये भी रिडक्शन करेगा, पर यहाँ पर है ही नहीं फ्री एल्डिहाइड कीटोन, तो रिडक्शन अपचयन नहीं करेगा। और इस ये अपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं इसलिए इसे बोलते हैं अपचाई शुगर, अपचाई शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन ये अपचयन नहीं करता इसलिए इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचाई शर्करा। तो शुगर दो टाइप की हो गई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। कौन सी शुगर अपचाई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इसके लिए टेस्ट किया जाता है, दो टेस्ट के नाम रखना, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। इसके बारे में उसके बाद एक आर्टिफिशियल स्वीटनर या कृत्रिम, आपको पता है जो डायबिटीज के लोग होते हैं उनको मीठा खाने से मना कर देते हैं, तो कृत्रिम मधुकारक क्या होते हैं, ये शुगर की तरह मीठे होते हैं, लेकिन आपको पता है शुगर के अंदर ग्लूकोज होती है कि ये शुगर की तरह मीठे होते हैं लेकिन ये ग्लूकोज नहीं होते। इसी कारण आप मुझे बताना, ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज बोल दो, शुगर बोल दो, कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ये ग्लूकोज की तरह मीठापन पैदा कर देते हैं, पर ये खुद ग्लूकोज नहीं होता। अब ये ग्लूकोज नहीं हो तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो क्योंकि खुद ग्लूकोज है नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। डायबिटीज वाले लोग खा सकते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर कृत्रिम मधुकारक कितना मीठा है इसका पता लगाने के लिए एक वैल्यू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वीटनेस वैल्यू, माधुर्य मान। ये जो स्वीटनेस वैल्यू है सुक्रोज को आधार मान के निकाला जाता है। उदाहरण जैसे कि एक एलिटेम है, एलिटेम क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एलिटेम जो होता है इसकी स्वीटनेस वैल्यू 2000 है, इसका मतलब ये हो गया ये सुक्रोज की तुलना में 2000 गुना मीठा है। ये इतने आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इनके नाम एक बार बस रीड कर लेना आप। प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने, 20 टाइप के अमीनो अम्ल मिलकर आपको पता है प्रोटीन बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रोटीन भी बहुलक हो गया। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अमीनो एसिड जो 20 है, इन 20 अमीनो एसिड को दो भाग में डिवाइड करा है, 10 और 10, 10 हमारी बॉडी बना लेती है और 10 हमारी बॉडी नहीं बनाती। बॉडी बना लेती है इसलिए भोजन में लेना जरूरी नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो बाकी 10 बचे इनको बॉडी नहीं बनाती इसलिए भोजन में लेना जरूरी है, इसलिए इसे बोलते हैं आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड। आप मुझे बताना प्रोटीन जो होता है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने। प्रोटीन में स्पेशल बात, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी आती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही आएगा। उसके बाद प्रोटीन के काम, प्रोटीन के इंपोर्टेंट काम, प्रोटीन संरचना बनाने में काम आता है, स्ट्रक्चर। जैसे कौन कौन से, हमारी बाल नाखून और जो सींग है, ये हमारे बाल नाखून और सींग की जो स्ट्रक्चर है कौन सा प्रोटीन बना रहा है, केराटिन प्रोटीन। और हमारी जो त्वचा और हड्डी, स्किन और बोन में इसमें कोलेजन प्रोटीन पा रहा है। कोलेजन प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, पहले बता दिया। इसके अलावा प्रोटीन मसल्स में भी होता है। मसल्स में कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स में किस काम आता है, संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। इसके अलावा आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है, वो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन सबको पता है ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडी होती है, आपको पता है एंटीबॉडी क्या होती है, रोगों से बचाती है। एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है, इसी कारण प्रोटीन जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी भी बनाता है। जितने भी हार्मोन आपको पता है प्रोटीन से भी बने होते हैं और स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। मैक्सिमम हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन क्या काम करते हैं, बॉडी का कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आप मुझे बताना, कुछ हार्मोन आपको पता है स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और एंजाइम का काम क्या है, ये बॉडी की सभी रिएक्शन को तेज करते हैं, इसलिए एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी बोलते हैं। प्रोटीन नई सेल बनाने में काम आते हैं, नई सेल बनेगी तो ही तो ग्रोथ होगी हमारी बॉडी प्रोटीन की। हमारी बॉडी सेल की बनी तो प्रोटीन नई नई सेल बनाते हैं, नई नई सेल बनेगी तो ग्रोथ होगी। इसी कारण आप मुझे बताना, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, स्पेशल बच्चों में हो जाए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ होती है, तो अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में हो जाएगी तो बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी तो बच्चों में दो बीमारी हो जाएगी, क्वासिओकार और मेरेसम्स। दोनों में इतना डिफरेंस कोई पूछेगा नहीं, हल्की सी बात। मेरेसम्स को इस प्रकार से याद करो, मर गए, इसमें सब कुछ ही इसमें मर जाता है, मरेगा तो जल्दी मर जाएगा। ये दोनों बीमारी 6-6 महीने से शुरू होती है। तो आप मुझे बताना, इसमें इंसान कुछ खाता नहीं, ना प्रोटीन खाता, ना लिपिड खाता, ना कार्बोहाइड्रेट, सबके सभी कम है। इसमें कम से कम लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो खाता, बस प्रोटीन ही नहीं खाता। तो आपको याद रखने का तरीका, मर गया क्योंकि कुछ नहीं खा रहा तो मरेगा ही, तो मरेगा तो जल्दी मर जाएगा, तो 1 साल में मर जाएगा। ये बीमारी क्योंकि इसमें कुछ खा ही नहीं रहा तो जल्दी मरेगा। अब इसमें और चीजें तो खा रहा है इसलिए 5 साल तक जिंदा बच जाएगा। तो इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों नहीं खा रहा। जब ये तीनों ही तो एनर्जी देते हैं तो इसमें एनर्जी बनेगी बहुत कम। आप मुझे बताना, इसमें प्रोटीन नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है, तो इसमें एनर्जी तो बन जाएगी। और एक बात याद रख लेना, क्वासिओकार में सूजन आती है और इसमें सूजन नहीं आती है। प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन एनिमल में मिलता है और वनस्पति में मिलता है, एनिमल के सोर्स है। और प्लांट से कौन कौन से, प्लांट में किस किस में होता है ये मैंने आपको लिख दिया, सब दाल में होगा, दाल के एग्जांपल। एक
प्रोटीन जो होता है ये एनिमल और प्लांट के अलावा एक स्पाइरुलिना में मिलती, स्पाइरुलिना होती है। स्पाइरुलिना एक प्रकार की एल्गी होती है। एल्गी का मतलब सेवल। कौन सी एल्गी होती है? नीलहरी सेवल, नीले हरे रंग की होती है। प्रोटीन की क्वालिटी देखो, प्रोटीन कौन सा अच्छा होगा या बेकार होगा, तो प्रोटीन की क्वालिटी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जैविक मान। जैविक मान इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू से प्रोटीन की क्वालिटी पता लगती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर हमसे पूछे मात्रा में तो सोयाबीन में 55% प्रोटीन है। सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाया जाता है, 65% है। लेकिन आप मुझे बताना क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे का प्रोटीन माना जाता है। अंडे में है तो 8 से 9% प्रोटीन, लेकिन अंडे का प्रोटीन क्वालिटी में सबसे अच्छा प्रोटीन है। प्रोटीन जो होता है इसकी 4 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है सामने। जब भी कोई नया नया प्रोटीन बनता है वो पहले अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है, फिर सेकेंडरी में, फिर थर्ड में और फिर 4 में आता है। जितने भी मैक्सिमम जो प्रोटीन होते हैं वो अपनी तीसरी जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर काम करते हैं और उसी के अंदर स्टेबल होते हैं और उसी के अंदर घुलनशील है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है ये फोर्थ वाली जो स्टेट, मतलब आप मुझे बताना जितने भी जो प्रोटीन होते हैं वो तीसरी जो स्ट्रक्चर अपनी तृतीयक स्ट्रक्चर होती है उसी में काम करते हैं, उसी में स्टेबल होते हैं, उसी में घुलनशील होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये अपनी चौथी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर काम करता है, स्थायी होता है, घुलनशील होता है। मतलब मैक्सिमम प्रोटीन या तो 3 स्ट्रक्चर में रहते हैं, 4th स्ट्रक्चर में रहते हैं। आगे सुनना, प्रोटीन जो होता है वो या तो अपनी 3 या 4th स्ट्रक्चर में स्टेबल रहते हैं, काम करते हैं। कुछ प्रोटीन, 1-2 प्रोटीन 2D मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें भी स्टेबल रहते हैं। अब क्या होता है जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या एसिड या सार गिराते हैं तो प्रोटीन की जो दूसरी, तीसरी और चौथी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। और इसी कारण अब जो प्रोटीन है ये 2, 3 और 4 डिग्री की स्ट्रक्चर खत्म हो गई। इसी कारण जो प्रोटीन बचेगा ना तो काम करेगा, अब इनसोल्युबल होगा, घुलनशील होगा, अनस्टेबल भी हो जाएगा। लेकिन जब इन तीनों को हटा लिया जाता है, हीट को वापस हटा लेंगे, एसिड बेस को हटा लेंगे, तो वापस प्रोटीन की जो दूसरी तीसरी स्ट्रक्चर है वापस आ जाएगी। इसका मतलब डीनेचुरेशन, विकृतीकरण एक रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। प्रोटीन 2 टाइप के, सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने हुए, कंपाउंड या जो संयुग्मी प्रोटीन है इसमें अमीनो एसिड भी आ रहे हैं, इसमें अदर चीज भी आ रही है। अब आप अदर चीज के 2 एग्जांपल, ग्लाइकोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन तो आ रहा है पर इसमें ग्लाइको वर्ड भी आ रहा है। ग्लाइको का मतलब मैंने पहले बोल दिया कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एक हीमोग्लोबिन भी आप बताना, ग्लोबिन वर्ड आ गया। ग्लोबिन तो प्रोटीन है, जो हीम है ये अदर वाला है, अदर का मतलब हीम अमीनो अम्ल का नहीं बना हुआ। तो ये 2 प्रोटीन है जो कौन से प्रोटीन है, कंपाउंड प्रोटीन। इनके अलावा बाकी जितने भी प्रोटीन उसको सिंपल प्रोटीन में डाल देना। हीमोग्लोबिन का काम आपको पता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ग्लाइकोप्रोटीन कहां पड़ते हैं आपको पता है, हमारे ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी सबको पता है प्रोटीन की बनी है, पर कौन से प्रोटीन की बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन की। उसके बाद मिनरल्स याद करने के एक बार आप सब पढ़ लेना, इसमें ज्यादा मुझे एनर्जी खर्च नहीं करनी, एक बार रीड कर लेना मिनरल्स, खनिज को। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं आप मुझे बताना। हमारी प्रोबायोटिक्स को देखते हैं। हमारी बॉडी जो होती है आप मुझे बताना, इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और जैसे कि इंटेस्टाइन, योनि, मुंह के अंदर, मूत्रमार्ग, फेफड़े के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छे होते हैं। जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया था जिसका नाम है इकोलाई। ये इकोलाई हमारे अंदर B12 और K बनाता है। सभी जो सूक्ष्म जीव है अच्छे वाले हमारी बॉडी में काम आते हैं, लेकिन इनका जीवन काल कम होता है, जल्दी जल्दी मर जाते हैं। इसी कारण इनको मेंटेन रखने के लिए हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्म जीव हो। और ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया। तो ऐसा फूड जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ऐसे खाने को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। फायदा क्या है, ये हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको मेंटेन रखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दही या योगर्ट। उसके बाद एंजाइम बायोकैटालिसिस। एंजाइम कैसे काम करते हैं याद रखना, ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय एनर्जी को कम कर देते हैं। और ये सक्रिय ऊर्जा को कम कर देंगे तो क्या हो जाता है, क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन के बने होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। एंजाइम किण्वन या फर्मेंटेशन में भी काम आता है। बायोटेक में पढ़ोगे आप किण्वन या फर्मेंटेशन के बारे में हल्का सा अंदाजा। किण्वन या फर्मेंटेशन में जो एंजाइम निकलते हैं वो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। ये सूक्ष्म जीव या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, यीस्ट हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये किण्वन के एग्जांपल है और ये इनमें किण्वन में काम आने वाला एंजाइम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं, एक बार रीड कर लेना बस। इसके बाद कुछ वैल्यू है जो हमसे पूछता है, जैसे कि ब्लड की शुगर वैल्यू। जो डायबिटीज के लोग हैं आपको पता है, इनका पता करने के लिए शुगर वैल्यू, तो कितनी शुगर, फास्टिंग शुगर वैल्यू, इनको बारे में सुनना। फास्टिंग का तो जो भूखे पेट निकाली गई है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज का मतलब होता है कभी भी चल जाओ, कभी भी शुगर नाप लो, उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज। और एक होती है HbA1c। HbA1c से हमको पिछले 3 से लेकर 6 महीने का ग्लूकोज का लेवल पता लग जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू। फास्टिंग जब भूखे पेट ग्लूकोज को नापो तो उसकी वैल्यू 99 से कम आनी चाहिए। अगर 126 से ज्यादा है तो डायबिटीज है आपको। अगर आप कभी भी शुगर नापने जाओ तो उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज। ये 140 से कम आनी चाहिए, अगर ये 200 से ज्यादा है तो डायबिटीज है। HbA1c जो है ये आपका 5.6 से कम आना चाहिए, अगर उल्टा कर लो इसको 6.5 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है।
चलो ठीक है, सबसे अच्छा ये है, इससे पिछले 3 से 6 महीने की हिस्ट्री पता लग जाती है। एक और वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल से आपको पता है हार्ट अटैक आता है, तो उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर 200 से कम आना चाहिए, 240 से ज्यादा हो जाएगी तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको पता है बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसकी वैल्यू 100 से कम आनी चाहिए। अगर 160 से ज्यादा आ जाएगी तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला होता है, तो ये ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ये 60 से ज्यादा होना चाहिए, पर 40 से कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ट्राइग्लिसराइड जिसको हम वसा बोलते हैं, ये 150 से कम होनी चाहिए, 200 से ज्यादा आएगी तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार रीड कर लेना टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल और एचडीएल का लेवल याद रख लेना। ह्यूमन बॉडी में कुछ फैक्ट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरा कार्बन। लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल्स पूछ ले, मिनरल्स खनिज पूछ ले तो कैल्शियम है, इसकी वैल्यू याद नहीं रखनी। ये जो 6 लोग है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे कार्बन है, बस ये याद रखना। ये जो 6 ये हमारी बॉडी का वेट का 9-10% पार्ट बनाते हैं। कुछ और भी एलिमेंट है, तत्व है, ये जो 5 ये हमारी बॉडी का वेट इतना परसेंट पार्ट बना रही है। ये 6 और ये 11 मिलकर, ये 6 और 11 मिलकर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। इनको बोलते हैं आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक तत्व। इनके अलावा और भी तत्व हमारी बॉडी में जो बहुत कम होते हैं, उनको ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब जो बहुत कम होता है। डेंटल डिके, डेंटल डिके का मतलब क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को एनर्जी कहां से मिलती है, शुगर से, मीठी चीज को। तो आप बताओ, शुगर आप ज्यादा खाओगे तो बैक्टीरिया जो होता है उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। बैक्टीरिया जब शुगर से एनर्जी लेते हैं तो बैक्टीरिया शुगर से एनर्जी तो लेंगे लेकिन एसिड बना देते हैं। ये एसिड हमारे दांत का जो इनेमल वाला भाग है, डेंटल वाला पार्ट, इसको खराब करता है, इसको बोलते हैं डेंटल डिके। और दंत से कुछ में से पॉइंट है इसको यार, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम होना। ग्लाइसी की मतलब ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का ज्यादा होना इसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज में हो जाता है। हाइपो का मतलब कम होना। कैलेमिया, कैलेमिया क्या याद रखना, केले का मतलब होता है पोटेशियम। ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाए तो हाइपो, हाइपो का मतलब ज्यादा होना। नेट्रियमिया, नेट्रियम का मतलब सोडियम। तो ये सिंपल सी चीज है। तो अब ब्लड ग्रुप टॉपिक पर आते हैं, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर पर। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ब्लड ग्रुप का पता किससे चलता है, एंटीजन से चलता है। एंटीजन जो होते हैं आरबीसी पर पाए जाते हैं। ये आरबीसी पर एंटीजन है। ये वाला जो एंटीजन है कार्बोहाइड्रेट के बने। कार्बोहाइड्रेट बोल दो, शुगर बोल दो, शर्करा बोल दो। शुगर या आपको पता है शुगर एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। बहुत किताबों में ऐसे लिखा है प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन का गलत है। एंटीजन किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और बी। एंटीजन एरा ए और एंटीजन एरा बी। इन 2 एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक ब्लड ग्रुप हो गया ए, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। दोनों एंटीजन अगर एक साथ है तो ब्लड ग्रुप ओ, और दोनों एंटीजन अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ। ये बस सब बात किसने डिस्कवर करा था, ये लैंड ने डिस्कवर करा था। कब डिस्कवर करा था, 1900 ईस्वी में डिस्कवर करा था। ये रहा ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। किससे पता लगता है, एंटीजन से। एंटीजन का एक और नाम होता है एग्लूटिनोजन। चलो ठीक है, जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आप मुझे बताना, ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी। दोनों अगर ब्लड एंटीजन दोनों ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ आ गया। इसके अलावा आप मुझे बताना, एंटीजन होता है, एक चीज और होती है जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है कहां पर एंटीबॉडी जो होती है कहां पर पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा वाला प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटीबॉडी भी 2 टाइप की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। स्मॉल में लिखना। एक रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना है। एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है इसको आपको हमेशा असमान रखना है। असमान का मतलब नॉन सिमिलर, क्योंकि अगर आपने इसको समान रख दिया तो आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी। तो हमको इस क्रिया को कराना नहीं है, इस क्रिया को रोकना है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए, नो का मतलब रोकने के लिए, हमको एंटीजन एंटीबॉडी को नॉन सिमिलर रखना है। इस क्रिया का नाम होता है, इस क्रिया को, रिएक्शन को, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। चलो ये रहा। अब आप मुझे बताना, एंटीजन, पहले एंटीजन का नाम, एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन, इन तीनों के नाम में एक सिमिलरिटी है। तीनों में एग्लूटी आ रहा है। एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन, एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन, और एंटीजन एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, एंटीजन में जी आ रहा है, इधर जी आ रहा है, तो आप देख लेना एंटीजन एग्लूटिनोजन, तो इससे याद रख लेना। बाकी एंटीबॉडी अपने आप याद हो जाएगी। एग्लूटिनिन रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। उसके बाद आप मुझे बताना, एंटीजन और एंटीबॉडी को आपको, मैंने आपको बता दिया, एंटीजन और एंटीबॉडी को हमेशा आपको क्या रखना है, असमान। तो जिसके अंदर एंटीजन ए है उसके अंदर एंटीबॉडी ए है। सॉरी, यहाँ पर ये जिसके अंदर एंटीजन ए है आप मुझे बताना, थोड़ा गलत हो गया। जिसके अंदर एंटीजन ए है आप मुझे बताना उसके अंदर एंटीबॉडी ए लिखा हुआ है, इसको बी कर लेना। और आप मुझे बताना जिसके अंदर आप मुझे बताना एंटीबॉडी बी है, यहाँ पर आप मुझे बताना यहाँ ए कर लेना। ये गलत है, यहाँ पर एक बार दोबारा सुन लो सब लोग। आप मुझे बताना, अगर ब्लड ग्रुप ए तो इसमें एंटीजन ए, यहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं आएगी, यहाँ पर एंटीबॉडी आएगी बी। आप बताना ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी है, यहाँ पर एंटीबॉडी बी नहीं आएगी, ए आएगी। ये सही कर लेना, दोनों में कर, यहाँ बी कर लेना और यहाँ ए कर लेना। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों एंटीजन पाई जाती है, दोनों एंटीजन है तो यहाँ पर एंटीबॉडी एब्सेंट है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके अंदर एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन एंटीबॉडी कैसी पाई जाती है, दोनों। चलो आगे मैंने क्या लिखा है, जैसा होगा ब्लड ग्रुप वैसी होगी एंटीजन। ये याद रखना हो तो रख लो, जैसा होगा एंटीजन, जैसा होगा ब्लड ग्रुप वैसा होगा एंटीजन, और उसके अपोजिट होगी एंटीबॉडी। देख लो, जैसे ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, दोनों एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर ब्लड ग्रुप हो तो एंटीजन एब्सेंट, और इसके अपोजिट एंटीबॉडी। एंटीजन अगर ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए,
और यहाँ दोनों एंटीजन तो एंटीबॉडी एब्सेंट है और यहाँ एंटीजन एब्सेंट है, तो यहाँ एंटीबॉडी क्या कर लेना, दोनों ये करेक्शन कर लेना आप यहाँ पर। चलो अब आगे चलते हैं। कौन किसको ब्लड दे सकता है, ले सकता है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ब्लड ग्रुप लिख दो। यहाँ पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप लिख दिए, इधर लेने का पता करेंगे, इधर देने का पता करेंगे। लेने का मतलब कैन रिसीव, आंख बंद करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबके आगे जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ लिख दिए, सबके आगे ओ लगा देना, ओ ओ ओ ओ, ये कर दिया। उसके बाद जो वर्ड इधर लिखा है इधर लिख दो, ए लिखा है इधर ए लिख दो, इधर बी लिखा है इधर बी लिख दो, इधर ए बी लिखा है ए लिख दिया, इधर बी भी लिखा है बी लिख दो, इधर ए बी लिखा है ए बी लिख दिया, इधर ओ लिखा है ओ लिखो। वापस दोबारा सुन लो, ब्लड ग्रुप लिख दो, लेना लिख लो, इधर देना लिख लो, सबके आगे आंख बंद करो, सबके आगे ओ लगा लो, ओ ओ ओ ओ। उसके बाद जो इधर लिखा है इनको इधर लिख दो, इधर ए लिखा है ए लिख दो, इधर बी लिखा है बी लिख दो, इधर ए बी लिखा है इधर बी भी लिखा है, इधर ए बी लिखा है ए बी, इधर ओ लिखा है ओ लिख दिया। इसका मतलब ए किस से ले सकता है, और ए से, बी किससे ले सकता है, और बी से, ए बी किससे ले सकता है, सभी से, और ओ किससे ले सकता है, ओ से। और क्वेश्चन ये पूछ ले नहीं ले सकता, जो इधर बच गए उनसे नहीं ले सकता, तो इधर कौन कौन बच गए, बी और ए बी बच गए, इधर कौन बच गए, ए और ए बी बच गए, इधर कोई बच ही नहीं रहा था, इधर कौन कौन बच गए, ए बी इनसे नहीं ले सकता। याद हो गया। उसके बाद आप मुझे बताना किसको दे सकता है, तो आप मुझे बताना यहाँ से ए, इधर देखना ए वाला किससे ले रहा है, ओ और ए से, तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया, आप मुझे बताना ओ और ए वाला ब्लड दे रहा है, किसको दे रहा है, ए। इसका मतलब आप मुझे बताना ये जो ब्लड ग्रुप हमने लिखे इधर लेने का लिखा है, जो लेने वाले लोग हैं, ये लेने वाले लोग किसको ब्लड दे रहे हैं, इनको ब्लड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ ए जो है ये ए किसको ब्लड दे रहा है, ए को भी दे रहा है, इधर भी आ रहा है ए, एक ब्लड किसको दे रहा है, ए बी को भी। तो एक क्वेश्चन आ जाए ए किस किस से ब्लड ले रहा है, आंसर ओ और ए से, पर ए किस किस को ब्लड दे रहा है, तो इधर देख लो ए कहाँ आया, यहाँ आया, और कहाँ है यहाँ, तो ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, ये लिख लिया ए और बी। बी इधर किस में आ रहा है, बी इसमें आ रहा है और बी इसमें आ रहा है, तो बी किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, और किसको दे रहा है, ए बी को। ए बी इसमें किधर आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ए बी किसको दे रहा है, ए बी को। और ओ किधर आ रहा है, ओ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ओ किसको दे रहा है, सभी को। इसका मतलब आप मुझे बताना ए किससे लेगा, आंसर ओ और ए से। ए किसको देगा, ए और ए बी को। बी किससे लेगा, ओ और बी से। बी किसको देगा, बी और ए बी को। ए बी किससे लेगा, सभी से, पर किसको देगा, ए बी को। ओ किससे लेगा, ओ से, पर देगा किसको, सभी से। और जो यहाँ बच गए उधर ये आ जाएगा। ये बहुत बार प्रैक्टिस करा रखी है क्लास में, मैंने तेजी से पढ़ा दिया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप मुझे बताना आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का मतलब आरएच फैक्टर, आरएच कारक क्या होता है। एक बंदर होता है रीसस मंकी, इसके आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी पर भी एंटीजन पाया जाता है। ये वही एंटीजन है, एंटीजन ए और बी जो हमारे अंदर भी पाया जाता है। लेकिन एक रीसस बंदर की आरबीसी पर देखा गया कि रीसस बंदर की आरबीसी पर इस वाले एंटीजन ए और बी के अलावा कुछ और एंटीजन भी पाए जाते हैं। देखो आरबीसी जो है, आरबीसी पर कुछ भी पाया जाए वो सब एंटीजन होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। तो आरबीसी पर इस मेन रीसस बंदर की आरबीसी पर इस मेन एंटीजन के अलावा और भी प्रोटीन थे। ये प्रोटीन एक नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन है, 5 टाइप के प्रोटीन है, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। इन सबको मिला के आरएच एंटीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी पर है और रीसस बंदर पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया आरएच। और ये सब प्रोटीन के बने, इसलिए इसका नाम दे दिया आरएच एंटीजन। तो रीसस बंदर की आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया था, आरएच एंटीजन भी आरबीसी पर, और ये सब प्रोटीन के बने एंटीजन है, इसका मतलब प्रोटीन का बना होगा। ये आरएच एंटीजन 5 टाइप की यहाँ लिख दिए मैंने, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई। इसमें से जो मेन टाइप का आरएच एंटीजन है वो डी एंटीजन है, डी एंटीजन। इसी कारण आरएच एंटीजन को हम एक और नाम से जानते हैं, वही डी एंटीजन। और इसी आरएच एंटीजन, इसी डी एंटीजन, क्योंकि इसी आरएच एंटीजन को हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। और इस आरएच फैक्टर की खोज किसने करी? 1940 में लैनिस्टर और विनर ने करी। ये आरएच एंटीजन जो होता है ये बंदर में तो होता है, इसकी डिस्कवरी बंदर में की थी। लेकिन ये आरएच एंटीजन, ये डी एंटीजन ह्यूमन में हो या ना हो, इसके बेस पर आप मुझे बताना ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। ये देखो, एक इंसान ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, एक इंसान ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। ये आरबीसी है, ये एंटीजन ए और बी तो सब में ही, एंटीजन ए और बी तो सब में ही, उसकी बात नहीं करनी हमको। आरएच एंटीजन की बात करनी है। आरएच एंटीजन का दूसरा नाम है डी एंटीजन, जिसमें आरएच एंटीजन, डी एंटीजन इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया। और जिसमें यहाँ पर आरएच एंटीजन है ही नहीं, जिसमें आरएच एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? नेगेटिव। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आपको पता है इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का दूसरा नाम क्या होता है? आरएच विसंगति, आरएच इनकम्प्लेटिबिलिटी। और आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया था, इसमें ब्लड ग्रुप भी पूछा जाता है, माता का, पिता का और बच्चे का। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, याद रखना। हम पुरुष प्रधान समाज में जिंदा है, पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। पुरुष का मतलब बड़ा, और पुरुष बड़ा है तो आप बताओ महिला क्या हो गई? छोटी। तो हम पुरुष प्रधान समाज में जिंदा रहने, तो उससे याद रहेगा आपको, पुरुष का मतलब मेल हो गया बड़ा, बड़े का मतलब पॉजिटिव, और फीमेल क्या हो गया? नेगेटिव। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कब होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस तब होता है जब मदर का ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव, फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव। और एक चीज याद रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस तब होता है जब बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव हो। ये 3 तो पुरुष प्रधान से आपको फादर और मदर का तो ब्लड ग्रुप आ गया, बस बच्चे का ही तो पता करना है। बच्चे का ब्लड ग्रुप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर क्या होता है? जब ऐसे कपल की शादी कराते हैं जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो ऐसे बच्चे का जो पहला बेबी होता है वो तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल का होता है, जिंदा होता है। लेकिन इसके बाद के बच्चे प्रेगनेंसी में मर जाते हैं। लेकिन ये जो बाद के बच्चे हैं ये केवल तब मरेंगे जब बच्चे पॉजिटिव वाले होंगे। यहाँ लिखा हुआ नेगेटिव वाले बच्चे नहीं मरेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करो? इससे बचने के लिए जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के आधे घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर माँ में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है हमको, और वो इंजेक्शन है, इसका नाम है एनटीडी का इंजेक्शन। एनटीडी के इंजेक्शन के बहुत सारे नाम एग्जाम में आए हुए, ये याद रख लेना। एनटीडी को इंजेक्शन को
एंटी डी इंजेक्शन बोल दो, उसको एंटी आरएसडी बोल दो, ये सब नाम है, आप एक बार देख लेना, याद रखना। एंटी डी इंजेक्शन, इसको रहो एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ये याद रखना। रहो ये क्या करता है इतना कोई पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखना, ये इंजेक्शन को लगने से, आप मुझे बताना, ये इंजेक्शन के लगने से मदर में आरएच एंटीबॉडी बनने से रुक जाती है, और फिर जो आप मुझे बताना, इस मदर को जो दूसरा तीसरा जो भी बच्चे हैं भविष्य के, वो मरेंगे नहीं। एक बात और, ये जो इंजेक्शन हम लगाया, इस इंजेक्शन में हम एंटीबॉडी देते हैं, ये जो इंजेक्शन हमने लगाया इसमें हम एंटीबॉडी देते हैं, और ये एंटीबॉडी होती है रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आपने बायोटेक पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उससे बनाई जाती है रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। चलो एक गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल में आप मुझे बताना ए बी और ओ के बेस पे तुम लेना देना सिखा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। याद रखने का तरीका, सेम से लो सेम को दो, मतलब जो जैसा है वैसे लो। आप मुझे बताना इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को लेगा देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को लेगा देगा। उसके बाद आप मुझे बताना, ये तो समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला जो है वो सभी से लेगा। आप बताना पॉजिटिव वाला के पास, पॉजिटिव का मतलब मेरे पास पैसा बहुत सारा है, प्लस में हो रहा है, बताओ प्लस में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सभी से ले रहा हूं। और बताओ मेरा पैसा नेगेटिव में कब आएगा, जब मैं सबको देता जाऊंगा। तो याद रखने का तरीका है, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है वो सबसे लेता है, तभी तो उसके पास मनी पॉजिटिव में आ गई। तो प्लस वाला जो होता है सबसे का मतलब क्या है, प्लस वाला पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, और किससे ब्लड ले सकता है, नेगेटिव वाला। और नेगेटिव वाला ने सबको दे दिया, इसी कारण उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, उसकी मनी जो है वो नेगेटिव में गई। नेगेटिव वाला सबको देगा, इसका मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। अब यहाँ देख लो, कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने सोल्व कराया है, इसको देखना हो तो देख लो। पॉजिटिव वाला बताना ले भी सकता है, दे भी, सेम को लेगा देगा, सेम से लेगा देगा। पॉजिटिव वाला मैंने बता दिया, पॉजिटिव वाला सबसे लेगा, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले रहा है, नेगेटिव से भी ले रहा है, और नेगेटिव वाला सबको दे रहा है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे रहा है। लेकिन आप मुझे बताना, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव ले रहा है, देखो सेम से ले रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला किसी नहीं ले सकता, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ये समझ में आ गया होगा। और पॉजिटिव वाला आप मुझे ना, पॉजिटिव को तो दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो याद रखने का तरीका है, पहले तो समान को देगा लेगा, उसके बाद याद रखना पॉजिटिव वाला तो लेता है सबसे और नेगेटिव वाला देता है सबको, बस। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये मैंने कराई है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा के दिखा देता हूँ। जैसे ए प्लस किससे से लेगा, तो सबसे पहले तो देखो ए किसके से ले सकता है, ए लेता है ए और ओ से, तो ए और ओ, तो यहाँ भी है ए, और यहाँ भी है और यहाँ, तो उनसे लेगा। पर अब पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे देख लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप नीचे वाले ए बी और ओ के बेस पे लेना देना सीखना, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे लेना देना करना। तो आप बताना, ए हमको पता है ए और ओ से ले सकता है, अभी पॉजिटिव। आप बताओ पॉजिटिव वाला किससे ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव वाले से भी और नेगेटिव वाले से भी। तो पॉजिटिव वाले से भी ले रहा है, नेगेटिव वाला उससे भी लेगा, पॉजिटिव वाले से भी ले रहा है। ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम को फेमस क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव होता है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताना, जो दान करता रहेगा क्या दान करता रहेगा, पैसे। सर्वदाता का होता है यूनिवर्सल डोनर, इसको याद रखना, यूनिवर्सल डोनर दान कर रहा है, क्या दान कर रहा है, पैसे। जो हमेशा पैसे दान करता रहेगा, अगर सुधरेगा नहीं तो एक दिन आएगा जब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, जेब में 0 रुपए बचेंगे। अब आप बताना, लेकिन आदत जा ही नहीं रही उसकी, दान कर रहा है डोनर कर रहा है, तो अगर उसके पास 0 रुपए तो बच गए, उसके बाद भी सुधरेगा नहीं, दान करेगा, तो उसका बैंक बैलेंस किस में चल जाएगा, नेगेटिव में। तो यूनिवर्सल डोनर ओ तो होता है, ओ में कौन होता है, ओ नेगेटिव। तरीका मैंने बता दी याद करने का तरीका, जो हमेशा दान करेगा उसके जेब में एक दिन 0 रुपए बचेंगे, उसके बाद भी सुधरेगा नहीं तो बैंक बैलेंस नेगेटिव में चल जाएगा। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है। एक्सेप्टर कौन है, सर्वग्राही कौन है, इसका उल्टा कर लो, ओ का उल्टा ए भी होता है, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है, बस खत्म। चलो ये तो सर्वदाता सर्वग्राही हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर डोनर हो गया। क्वेश्चन ये आ जाए, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप, याद करने का तरीका ये एक सिंपल सा तरीका, जो सर्वदाता लिखा है आपने ओ नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव कर लो, वो ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है। और ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही, इसको नेगेटिव में कर लो, वो ब्लड ग्रुप सबसे कम है। चलो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में 2-3 बात सुनते हैं। आपको पता है ब्लड ग्रुप का पता है, एंटीजन के बेस पे करते हैं, और अलग अलग एंटीजन के बेस पे आज तक दुनिया में 44 टाइप के ब्लड ग्रुप पता कर लिया, लेकिन हम 2 ही ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम और एक हम पढ़ते हैं आरएस सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या होता है, अगर एंटीजन ए और बी की बेस पे हम ब्लड ग्रुप पता करते हैं, इसको बोलते हैं एबीओ सिस्टम। इसके आधार पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एबीओ। ये कौन से वाले एंटीजन, ये जो एंटीजन होते हैं ए और बी वाले, कौन से एंटीजन होते हैं, मैंने ऊपर बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बने। इसकी डिस्कवरी 1900 ईस्वी में आपको पता लैंडस्टर ने करी। और आप बताओ, एक होता है आरएस सिस्टम किसके बेस पर किया जाता है, आरएच एंटीजन के बेस पे। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, इसके बेस पे 2 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आरएच एंटीजन किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। इसकी डिस्कवरी 1940 में हुई, लैंडस्टर ने करी। उसके बाद आप बताना, ब्लड ग्रुप जो होता है, इस ब्लड ग्रुप, हमारे अंदर जो भी ब्लड ग्रुप आएंगे वो कहां से आते हैं, जीन से होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ये याद रखना है, मैंने क्लास में समझा रखा है आपको, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। चलो ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, पर फिर भी देख लो आप एक बार। ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप 2 होगा, आई होगा, बी के जीनोटाइप 2 आई बी और आई, ए बी का जीनोटाइप एक ही होगा। जीनोटाइप का मतलब जीन कैसे हमारे अंदर, आई बी,
और ओ का जीनोटाइप आप बताना आईओ आईओ होगा। अगर दोनों जीन समान है तो उसको बोलते हैं समयुग्मनजीवी होमोजाइगस, और दोनों जीन अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। चलो ये हो गया। अगर कोई जानकारी नहीं देनी हो तो हमको कोई जानकारी नहीं दे रखी है तो हेटेरोजाइगस मान के क्वेश्चन करना है। ब्लड ग्रुप जो एंटीजन ए और बी होते हैं, इनके जीन के एलील कितने होते हैं? एलील का मतलब क्या होता है? जो जीन के दो रूप होते हैं, जो जीन के रूप होते हैं उनको बोलते हैं एलील। जैसे आप मुझे बताना ब्लड ग्रुप की जो एंटीजन ए और बी, इसके कितने टाइप हो सकते हैं? 3, आई ए, आई बी और आई ए, तो इसको बोलते हैं एलील। तो 3 टाइप के एलील हो सकते हैं, यहाँ देख लो, या तो ए है ए, या बी है बी है ए, बी है आई, तो 3 ही तो टाइप के हो गए, आई ए, आई बी और आई। क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। मदर फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है, मान लो मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए, फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, तो इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो जीनोटाइप पता करना है। कुछ दे नहीं रखा ए, तो ए का जीनोटाइप आप विषम युग्मनजीवी हेटेरोजाइगस मानो, तो ए का क्या हो गया? आई ए आईओ, और फादर का बी है तो आई बी और आई हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेना। एक बॉक्स का मतलब 25% होता है। यहाँ पर जो एक बॉक्स है ये ब्लड ग्रुप के 25 होने की संभावना को बताता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ये मैंने क्लास में बता रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के चांस मुश्किल है। अब आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट पॉइंट है वो याद रख लेना। ब्लड ग्रुप की जो जेनेटिक्स होती है ये सहप्रभाविता पर आधारित होती है। कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी का मतलब क्या था आप मुझे बताना। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए का भी इफेक्ट आएगा, बी का भी आएगा। इस ए का भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, इसमें बी का भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, दोनों जीनों का इफेक्ट साथ साथ आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं सहप्रभाविता, कोडोमिनेंसी। तो आप मुझे बताना जो ब्लड ग्रुप की जेनेटिक सहप्रभाविता कोडोमिनेंसी पर आधारित होती है। एंटीजन ए और बी की जीन किसी क्रोमोसोम पर तो होगी, तो 9 क्रोमोसोम पर होती है, और आरएच एंटीजन की जीन पहले क्रोमोसोम पर होती है। ब्लड ग्रुप पे यूज क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। आप बताना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं। मेरी डेट अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ब्लड ग्रुप निकला, सॉरी मेरा ब्लड निकला, तो मैं ब्लड मेरा ब्लड ग्रुप देख के ही तो मैं ब्लड लूंगा ना। तो ब्लड ग्रुप से हमको क्या फायदा होता है? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। पैटर्निटी डिस्प्यूट, आप मुझे बताना अगर बच्चा जो मान लो पैटर्निटी, माता पिता कौन है, बच्चे कौन है, इसका पता करना है, तो हम ब्लड ग्रुप के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि इनका ही माता पिता है, ये इसके माता पिता ये। हिमोलाइटिक डिजीज, हिमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? आरबीसी का नष्ट होना। आप मुझे बताना बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसमें आरबीसी नष्ट होती है, जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस। तो आप मुझे बताना हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस को होने से बता सकते हैं अगर हमको ब्लड ग्रुप पता है। कैसे? अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आपको पता है इनसे बचने के लिए हम पहले से इंजेक्शन लगा देंगे, एंटी डी का इंजेक्शन, तो फायदा हो गया। उसके बाद आप बताना बहुत सारे ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं किसी बीमारी के लिए सेंसिबल होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाले में अल्सर ज्यादा हो जाते हैं, अल्सर वालों को पेट में हमेशा दर्द रहता है, तो इससे हमको ये भी फायदा पता लग गया जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको हमेशा अल्सर रहेंगे। मेडिको लीगल यूज कर सकते हैं, जैसे आप मान लो कोई क्राइम, किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने किसी लड़की के साथ रेप कर दिया, वहां पर उसका ब्लड सैंपल मिला, मान लो जो करने वाला है उसका ब्लड ग्रुप ए, और हमको डाउट भी किसी के ऊपर हो रहा है, तो हम उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लेंगे, मैच होगा तो चांस ज्यादा हो जाएंगे। और आप बताना जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, इनके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ब्लड देते हैं। तो ब्लड देंगे कैसे? जब ब्लड ग्रुप पता होगा तभी तो देंगे ना। इसका मतलब ये हो गया ब्लड ग्रुप का यूज हम जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। ये समझ में आ गया हो। अब आते हैं डिजीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी डिजीज आपको पता है, ट्रिक बेस पर मैंने करा रखा है, मैं जल्दी से ट्रिक्स को भी बोल देता हूं। तो सामने सबसे पहले छूने से होने वाले रोग, मैंने यहाँ लाइन बताई थी, आप सबको पता है। तू मुझे छू कर देख, मेरी माँ पीट पीट कर तेरा लेप बना देगी। माँ से बना माता, माता दो माता होती है, छोटी माता बड़ी माता। आपको पता है छोटी माता बड़ी माता, छोटी माता चिकन खाती, चिकन पॉक्स बना, और आपको पता है बड़ी माता चाचा से लड़ती, चाचा से बना चेचक, चाचा छोटे होते हैं स्मॉल पॉक्स। ये सब समझा दिया, छोटी माता बड़ी माता। लेप से बना लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम कुष्ठ रोग। चलो छूने से होने वाले रोग। इसके बाद आप मुझे बताना कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से संक्रमित पानी से होने वाले रोग। तो मैंने आपको इसमें तरीका क्या बताया था? गंदा पानी पीने वाला। कौन है गंदा पानी पीने वाला? हनी सिंह। तो गंदा पानी पीने वाला हनी सिंह काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है। काली काली से आप मुझे बताना क्या बन रहा है? कोलेरा बन रहा है। कोलेरा को हिंदी में हैजा बोलते हैं। टाई से बना टाइफाइड, ही से बन रहा है हिपेटाइटिस। केवल यहाँ पर ये याद रखना, हिपेटाइटिस केवल ए और ई हो रहा है। बताओ कौन सा हिपेटाइटिस ए और ई? कौन सा हिपेटाइटिस बच गया? बी सी डी। हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं होता, याद रखना। तो यहाँ केवल ए और ई याद रखना, बी सी डी याद मत रखना। पो से बना पोलियो, पा से बना पेचिस। पेचिस जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आगे हिप हॉप के आगे डांस आ रहा है, डांस से डी डिसेंटी बोलते हैं। तो गंदे पानी से होने लोग, मक्खी से होने लोग, दो टाइप की मक्खी है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, सीसी मक्खी। याद करने का तरीका मैंने बताया था, बालू या सैंड फ्लाई में मिट्टी आ रही, बालू मिट्टी। हम बायोलॉजी में बालू मिट्टी कौन से रंग की होती है? काले रंग की। तो बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई में काले से एक बीमारी बनती है काला आजार। सीसी मक्खी, याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? सीसी को मनी मन में घुमा लेना, सो कर लो, सो को और घुमा लो, सोना, इसका मतलब नींद में जाना। तो आप बताना सीसी मक्खी काटती है तो नींद ज्यादा आती है, बीमारी का नाम निंद्रा रोग। एक बार दोबारा देख लो, बालू मक्खी, बालू मिट्टी काले रंग की होती है, काला आजार। सीसी से बना सोसो से बना सोना, नींद ज्यादा आती है, निंद्रा रोग इंग्लिश में बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आप मुझे बताना दो वर्ड और यहाँ पर यूज करे हुए। जब भी हम बीमारी पड़ते हैं दो वर्ड यूज करते हैं,
एक रोगजनक पैथोजन और एक रोगवाहक वेक्टर। रोगजनक या पैथोजन आप मुझे बताना किसे कहते हैं, जो बीमारी करते हैं उसे हम रोगजनक कहते हैं। बीमारी करने वाले कितने लोग हैं, 4, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। फंगस का मतलब कवक। और बीमारी रोगवाहक किसे कहते हैं, जो बीमारी करते नहीं है, फैलाते हैं। फैलाने वाले 2 ही लोग हैं हमारे सिलेबस में, मच्छर और मक्खी। तो मच्छर से फैलने वाले रोग, ध्यान रखना मच्छर से बीमारी होगी नहीं, फैलेगी। तो मच्छर से 3 टाइप के मच्छर हमको पढ़ना है, एनाफिलीज मच्छर, डायरेक्ट याद रखना। एनाफिलीज मच्छर से आपको और आपको पता है मच्छर जो होता है वो नर मच्छर बीमारी नहीं करता, मादा ही करता है। मादा का मतलब फीमेल करती है। मादा एनाफिलीज मच्छर से बीमारी होती है मलेरिया। एडिस से 4 बीमारी होगी, डेंगू बीमारी होगी, चिकनगुनिया बीमारी होगी, पीला बुखार, येलो फीवर होगी, जीका वायरस, सॉरी जीका वायरस इसको बोलते हैं, जीका बुखार भी सही है। उसके बाद मादा क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स से बीमारी होगी 2, जापान एनसेफेलाइटिस और हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग का ज्यादा फेमस नाम फाइलेरिया है। तो फाइलेरिया यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, फाइलेरिया पर ध्यान रखना। आप सबको पता है जापान एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलस का मतलब क्या होता है, ब्रेन। तो जापान एनसेफेलाइटिस में प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, ब्रेन। आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्सुअल यौन संपर्क या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होने वाली डिजीज, इसे आम बोलचाल में एसटीडी भी बोलते हैं। मैंने क्लास में बता रखा है, यहाँ है नहीं, आप लिख लेना एसटीडी। तो एक एसटीडी की याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, तो गोलू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सेफ तरीके से करो, वरना 2 खतरनाक बीमारी कौन कौन सी, एड्स और हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो आप बताना सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, तो हमको ये पता लग गया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाली बीमारी पढ़ने। गोलू से क्या पता चला, गो से बन रहा है गोनेरिया, लू से बन रहा है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया बीमारी में फीमेल की वेजाना से व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आप मुझे बताना सेफ का मतलब सिफिलिस। उसके बाद आप बताना 2-4 बीमारी डायरेक्ट बन रही है, एड्स और हेपेटाइटिस। यहाँ पर मैंने हेपेटाइटिस लिख दिया, लेकिन हेपेटाइटिस केवल बी सी डी आ रहा है। अब कौन सी हेपेटाइटिस बन गए, ए और ई किससे होगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, संक्रमित फूड और वाटर, ऊपर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, इनमें से ए और ई तो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, संक्रमित जल और पानी से, और जो बी सी डी होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। उसके बाद ब्लड से फैलने वाले रोग डायरेक्ट रखना, छोटे से 3 ही बीमारी तो उनको डायरेक्ट रखना। ब्लड से कैसे कैसे फैल सकता है, शेयरिंग निडल। आप बताना बहुत सारे लोग निडल इंजेक्शन जो होते हैं, मान लो अस्पताल में इंजेक्शन मैंने लगा दिया, अब इसी इंजेक्शन को मैंने फेंका नहीं, दूसरे का लगा दिया, तो वो तरीका हो सकता है। शेयरिंग निडल, ड्रग एब्यूजर, बहुत सारे लोग जो ड्रग्स होते हैं अफीम खाते हैं, एक इंजेक्शन से खुद ने खाया और वही इंजेक्शन से लेके दूसरों को लगा दिया, तो इन लोगों को बीमारी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है। चलो ये मैंने सब तरीके से लिख दिया कौन से। तो 3 बीमारियां जो ब्लड से फैल सकती है, कौन कौन सी, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, यहाँ पर रखना बी और सी है। तो 3 बीमारी है जो ब्लड से फैल सकती है, एक दूसरे का जब हम ब्लड देते हैं तब फैल सकती है, और ये शेयरिंग निडल से फैल सकती है, ड्रग एब्यूजर जो होते हैं उनमें, और एक और इंपॉर्टेंट है, तीनों बीमारी आप मुझे बताना प्रेगनेंसी में भी होती है। अगर मान लो माँ को ये तीनों बीमारी, तो माँ अपने बच्चों को दे सकती है, या ब्रेस्ट फीडिंग, अगर माँ को ये तीनों बीमारी और माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो भी ये तीनों बीमारी बच्चे में जा सकती है। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसमें टीके लगाते हैं, इसमें किस किस के टीके लगाते हैं वो नाम पूछे जाते हैं। आपको पता हो तो 6 बीमारी पहले थी, 1 बीमारी बाद में ऐड की थी। 6 बीमारी को याद रखने का तरीका क्या था, मिस काली को रेलवे डिपो का टीटी बना दिया, बीमारी का नाम पूछेगा, मिस से बना मीजल्स, इंग्लिश नाम रखना मीजल्स, काली से बना काली खांसी, सबको मैंने बताया था, काली खांसी को इंग्लिश में रखना पर्टुसिस, इसका दूसरा पर्टुसिस नाम याद रखो। उसके बाद आप बताना डिपो का डी से क्या बना डिप्थीरिया, पोपो से क्या बना पोलियो, एक टी से बनता है टिटनेस, एक टी से बनता है ट्यूबरक्लोसिस, इंग्लिश में रखना ट्यूबरक्लोसिस को तपेदिक भी बोलते हैं। ये 6 बीमारी आपको पता है पहले थी। उसके बाद में एक बीमारी बाद में जोड़ी गई थी, बताना बाद में कौन सी जोड़ी गई थी, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी डायरेक्ट बनाना, स्ट्रिक्स में केवल 6 बीमारी, 1 से 6 ये सबसे शुरू में जोड़ी गई थी, और 7वीं बीमारी बाद में जोड़ी गई थी, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद आपको पता है मिशन इंद्रधनुष योजना जो प्रोग्राम है 2014 के अंदर बना था, 2014 में इसमें 2014 के अंदर 7 बीमारी थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इसमें 5 नई और बीमारी जोड़ दी गई। उन 5 बीमारी का नाम पूछ सकता है, तो वो याद रखने का तरीका, इधर मिस काली है ना, तो याद रखना मिस काली को मिस्टर जयपुर, शादी करनी थी मिस काली को तो उनको मिस्टर जयपुर मिल गए, तो मिस काली को मिस्टर जयपुर मिल गए। मिस्टर को हम कैसे लिखते हैं, एमआर, जयपुर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जेपीआर। तो आप बताना मिस काली मिस्टर जयपुर से क्या बना, एम से बना मेनिंजाइटिस, आर से बना रूबेला, जे से बना जापान एनसेफेलाइटिस, पी से बना निमोनिया। आपको पता हो तो निमोनिया में पी साइलेंट आता है, निमोनिया, और आर से बना रोटा वायरस। तो ये 5 नई बीमारी बाद में जोड़ी गई। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष में देने वाली जो बीमारी, इनके नाम तो मैंने बता दिया, 12 बीमारी, 7 बीमारी ये रही, 5 बीमारी ये रही। इनके टीके के नाम आपके लेवल पर पूछेगा नहीं, पर एक बार मैं आपको दे रहा हूं, गलती से अगर पूछे तो बस एक बार रीड कर लेना, इनको रटने की कोशिश मत करना। डीपीटी का टीका 3 बीमारी के लिए लगाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस के लिए। बीसीजी का टीका रखना, बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस के लिए लगाते हैं। ओपी का टीका पोलियो के लिए लगाते हैं। इनको एक बार आप रीड कर लेना, मैं एक सलाह दूं, उनको याद मत रखना आपके लेवल पर, ये बस लिख दिए गए तो आप इसको छोड़ देना। मैंने ऊपर भी लिख दिया, ओनली केवल रीड कर, एक बार रीड करके छोड़ देना। उसके बाद एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्विच जो प्रोग्राम है पोलियो के लिए होता है। क्या होता है, पहले पोलियो का हम जो टीका लगाते थे वो ट्राइवेलेंट लगाते थे, अब ट्राइवेलेंट को हमने बंद कर दिया और ट्राइवेलेंट को बंद करके हम बाइवेलेंट लगाने लग गए। तो ट्राइवेलेंट को बंद करके बाइवेलेंट लगाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विच। स्विच का रिलेशन किससे है, पोलियो से।
बैक्टीरिया से होने वाले रोग, आप मुझे बताना बैक्टीरिया से होने वाले रोग की मैंने ट्रिक्स बता दी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग की ट्रिक्स को याद करने का मैंने तरीका बताया था। टीटी, रेलवे के अंदर टीटी होता है, उसके बारे में 3 बातें रखना। टीटी हर पल गानों को गहराई में जाकर सुनता है। टीटी का बेटा आपको पता टीवी बहुत ज्यादा देखता है, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? काली। वो टीवी की स्क्रीन पर नीम और सर्फ का लेप लगा देती है। और टीटी टाई जो है, टीटी की जो टाई होती है ट्रैक पर आती है, काली हो जाती है। मैंने तरीका बताया था याद करने का, देख लो। पल पल से बना प्लेग, गानों से बना गोनेरिया, गहराई गहराई को इंग्लिश से बोलते हैं डीप, डीप से बना डिप्टीरिया, टीटी से बना टिटनेस, टीवी का मतलब टीबी, टीबी से बना ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आप मुझे बताना काली, इस काली से बन रहा है काली खांसी, काली खांसी का मतलब परटूसिस। नीम, नीम से बना निमोनिया, सर्फ, सर्फ से बना सिफिलिस, लेप, लेप से बना लेप्रोसी, टाई, टाई से बना टाइफाइड, ट्रेक, ट्रेक से बना ट्रेकोमा, और ये जो काली है इस काली से बन रहा है कोलेरा। चलो ठीक है, अब आगे मैंने बीमारी बता दी। बीमारी के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बीमारी टिटनेस आ गई, ये जो मैं बोलूंगा याद रखना। टिटनेस बीमारी में हमारी जो टिटनेस बीमारी जो होती है बैक्टीरिया से होती है, तो ऊपर लिख दिया। टिटनेस बीमारी में मसल प्रभावित होती है। मसल्स का काम आपको पता है कॉन्ट्रेक्शन करना है। मसल्स प्रभावित होगी तो आप बताना मसल्स कॉन्टेक्ट करेगी नहीं। जैसे मेरे चेहरे की मसल्स है तो आप मुझे बताना भी मसल्स कॉन्टेक्ट करेगी नहीं, तो मेरा जो मुंह है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं लॉकजो डिजीज। लॉकजो का मतलब मेरा मुंह हिलेगा ही नहीं, तो इसे बोलेंगे लॉकजो डिजीज। टिटनेस के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है मिट्टी में पाया जाता है। इसी कारण आप मुझे बताना कभी हमारे लग जाती है तो अब लग जाएगी, तो आप बताना आसपास मिट्टी है तो मिट्टी के थ्रू बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जा सकता है। इसलिए जब भी लग जाती है हमको, हम हमेशा किसका लगाते हैं? टिटनेस का क्या लगाते हैं? टीका। तो वाउंड, या जब भी लग जाती है तो वाउंड या घाव से ये हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रिडियम टिटिनी होती है। आपको बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखना, बस लास्ट में रखना। इसके बैक्टीरिया के नाम के टिटिनी आ रहा था, टिटनी से बस ये याद आ जाएगा आपको क्लोस्ट्रिडियम टिटिनी। क्लोस्ट्रिडियम याद रखने की जरूरत नहीं है, टिटिनी याद रखना। प्लेग चूहे से फैलता है, सबको पता है। इसका दूसरा नाम काली माता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम। गोनेरिया ऊपर मैंने आपको बता रखा है। गोनेरिया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाली डिजीज है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाली डिजीज में आपको पता है सेक्स ऑर्गन जननांगी प्रभावित होंगे, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाली डिजीज से बचने के लिए तरीका है कंडोम का यूज करना। चलो उसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी के अंदर 2 चीजें प्रभावित होती है, एक तो हमारी त्वचा और नर्व तंत्रिका। उसके बाद आप बताना लेप्रोसी जो है इसको हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। लेप्रोसी में एमडीटी का यूज किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एमडीटी क्या होती है। एमडीटी की फुल फॉर्म होती है मल्टी ड्रग थेरेपी। देखो जनरली क्या होता है जब हम बीमारी का इलाज करते हैं तो एंटीबायोटिक दवा हम एक ही देते हैं। ध्यान रखना, तो 3-4 दवा देते हैं, उन 3-4 दवा में एंटीबायोटिक तो एक ही होती है। कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके इलाज करने के लिए हमको 3 या 3 से ज्यादा एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ती है। दवाई देने का ऐसा तरीका थेरेपी जिसमें हम मल्टी का मतलब बहुत सारी, ड्रग का मतलब एंटीबायोटिक, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एंटीबायोटिक दवा देते हैं उसको हम बोलते हैं एमडीटी। और ये सिर्फ 2 ही बीमारी में दी जाती है, एक तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग और एक टीबी। लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, और सेम बिल्कुल लेप्रोसी जैसी है वैसी टीबी बीमारी है। टीबी बीमारी का बैक्टीरिया देखो, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर लेप्रोसी का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, यहाँ पर लेप्रे था, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस था। चलो आगे, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है सबको पता है इसमें लंग्स मेनली इसके अंदर लंग्स प्रभावित होता है। टीबी के लिए मैं ऊपर बैक्टीरिया बताता है, इसके बैक्टीरिया का नाम रखना बीसीजी का बैक्टीरिया। मैंने इसका बताया था इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा? एमडीटी। एमडीटी का मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी। इसका मतलब इसमें भी कितनी एंटीबायोटिक दवा दी जाएगी? 3 एंटीबायोटिक दवा दी है, 3 से ज्यादा एंटीबायोटिक दवा इसमें होता है। ये टीबी की इलाज में क्या होता है? 2 टाइप की दवाई होती है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब सबसे पहले हम मरीज को फर्स्ट लाइन की दवा देते हैं। फर्स्ट लाइन में 5 एंटीबायोटिक दवा होती है। अगर ये 5 एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करे तो हम सेकंड लाइन पर आएंगे। सेकंड लाइन में बहुत सारी एंटीबायोटिक दवा होती है। टीबी में जो दवाएं दी जाती है, चाहे फर्स्ट लाइन की 2 चाहे आप सेकंड लाइन की 2, इसमें इसको डोट्स तरीके से दिया जाता है। डोट्स की फुल फॉर्म ये, डोट्स क्या होता है वो छोड़ो, बस डोट्स देते हैं। आप बताना, पर आजकल क्या होने लग गया, हमको एक ऐसा टीबी होने लग गया जिसमें पहली लाइन की जो एंटीबायोटिक दवा थी अभी बेअसर हो गई। तो आप मुझे बताना, ऐसा पहले हमको ऐसा टीबी होता था जिसमें पहले लाइन की 5 एंटीबायोटिक दवा देते थे। अब आजकल इन 5 में से 2-3 दवा काम ही नहीं करती। तो ऐसा टीबी जिसके अंदर, ये टीबी है जिसके अंदर रेसिस्टेंट पैदा कर लिया ड्रग के लिए, तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। आजकल हमको ऐसा टीबी होने लग गया जिसमें पहली लाइन की जो एंटीबायोटिक दवा है अब उसने रेसिस्टेंट पैदा कर लिया, वो दवाई अब काम ही नहीं करेगी। तो इस टीबी को हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसके लिए हम सेकंड लाइन पर ऐड कर देंगे, पहली लाइन की जो दवाई काम कर रही है वो, और साथ में हम थोड़ी सी सेकंड लाइन की दवा को ऐड कर देंगे, तो इसलिए बोलते हैं डोट्स प्लस। और आप मुझे बताना, अब ऐसा टीबी होने लग गया जिसमें पहली लाइन की 5 एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये हो गया जो रेसिस्टेंट है ड्रग के लिए वो और ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एचडीआर टीबी। इसके लिए भी डोट्स प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पर है सेकंड लाइन इन्वॉल्व हो गई। तो ध्यान रखना, नॉर्मल टीबी जो होता है, इस नॉर्मल टीबी में हम डोट्स देते हैं। अगर हमको एमडीआर टीबी हो गया तो डोट्स प्लस देंगे, एक्सडीआर टीबी हो गया तो भी डोट्स प्लस देंगे। टीबी के इलाज के लिए मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। कोलेरा
कोलेरा बीमारी में आपको सबको पता है संक्रमित गंदे, मैंने ऊपर लिखा हुआ गंदे पानी से होने वाली बीमारी, इसके गंदे पानी से होती है। इसमें आती है इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, इसमें उल्टी दस्त होगा। जब भी उल्टी दस्त होते हैं आपको पता है ओआरएस देते हैं, क्योंकि उल्टी दस्त में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं। कोलेरा का बैक्टीरिया का नाम पूरा याद मत रखो, कोलेरा आ रहा है या कोलेरी से बस आपको 4 ऑप्शन से हिंट पता लग जाएगा। निमोनिया, निमोनिया आपको पता है न्यूमो वर्ड जो होता है वो लंग्स को शो करता है, निमोनिया में लंग्स प्रभावित होता है। बैक्टीरिया का पूरा नाम याद मत रखो, निमोनिया आ रहा है बस इससे हिंट मिल जाएगा, डिप्लोकोकस निमोनिया, ये डिप्लोकोकस को छोड़ो। सिफिलिस सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाली बीमारी है, एक एसटीडी है, बचाव के लिए कंडोम यूज करेंगे। और आपको पता है सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाली बीमारी है तो उसमें जननांग या सेक्स ऑर्गन प्रभावित होंगे। डिप्टीरिया, डिप्टीरिया में जो प्रभावित होने वाला चीज है वो ट्रेकिया, ट्रेकिया का मतलब ये श्वास नली, तो श्वास नली जो होती है इसमें सिकुड़ जाती है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए एक टेस्ट करते हैं सिक टेस्ट, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बैक्टीरिया का नाम डिप्टीरिया आ रहा है लास्ट में, बस पूरा नाम याद रखना, डिप्टीरिया याद रखना। टाइफाइड इंपोर्टेंट बीमारी, टाइफाइड और टाइफाइड से मिलती जुलती एक और बीमारी है पैराटाइफाइड, ये दोनों सेम मिलती है। तो टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम तो है साल्मोनेला टाइफी, और ये जो पैराटाइफाइड है इसका नाम है साल्मोनेला पैराटाइफी, दोनों से मिलती जुलती बीमारी, इसलिए साथ पढ़ने। साल्मोनेला वर्ड छोड़ा तो इधर टाइफाइड बीमारी टाइफी से, पैराटाइफाइड बीमारी साल्मोनेला टाइफाइड से। इनसे बचने के लिए जो टीका लगाते हैं उस टीके का नाम है टेप टीका। अब ये जो पैराटाइफाइड होता है मतलब बैक्टीरिया का नाम, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम तो साल्मोनेला टाइफी हो गया। पैराटाइफाइड बैक्टीरिया 2 टाइप के हो गए, साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। तो आप बताने का जो टीका होता है उसको बोलते हैं टेप टीका। टी से बना टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से बचने के लिए, और ए का मतलब साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए से बचने के लिए, और बी का मतलब साल्मोनेला पैराटाइफाइड बी से बचने के लिए। तो ये टेप टीका दिया जाता है। इसे एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। एंटेरिक का क्यों? क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन पर, इसमें एंटेरिक जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है वो प्रभावित होती है, फीवर भी आता है, इसलिए आंत ज्वर भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर, फीवर का मतलब बुखार आ रहा है, इंटेस्टाइनल इफेक्ट होती है। इंटेस्टाइन का एक और नाम होता है एंटेरिक, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी नाम मियादी बुखार है। इसमें भी छोटी आंत प्रभावित होती है, इसमें भी उल्टी दस्त होगा, और इसमें भी ओआरएस देंगे। ट्रेकोमा इंपोर्टेंट बीमारी, ट्रेकोमा इंपोर्टेंट बीमारी क्योंकि ये आपने करंट में पढ़ा होगा। ट्रेकोमा बीमारी को 2024 में, ये जो 8 अक्टूबर 2024 है, इसे WHO ने भारत से एलिमिनेटेड घोषित कर दिया। एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। जब कोई बीमारी, एलिमिनेटेड का मतलब मैंने लिखा है जब कोई बीमारी किसी एक देश से चल जाए तो इसको, इसके लिए वर्ड यूज करता है एलिमिनेशन, और जब कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड से चल जाए तो वर्ड यूज करता है इरिडिकेशन। ये जो ट्रेकोमा बीमारी है भारत से गायब हो गई, WHO ने घोषित कर दिया। 8 अक्टूबर 2024 में गई थी। आज ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है? आई की बीमारी है। ट्रेकोमा जो कॉर्निया होती है वो खराब हो जाती है, और कॉर्निया खराब हो जाएगी तो ब्लाइंडनेस आ जाएगा, अंधापन आ जाएगा। ये ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए भारत की सरकार ने एक रणनीति अपनाई थी, सॉरी WHO ने, उसको बोलते हैं सेफ रणनीति। सेफ में आप मुझे बताना, फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, फिर भी देख लो। सेफ से सर्जरी, जिनकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर्जरी कर दो। ए का मतलब एंटीबायोटिक दो, एफ का मतलब फेशियल क्लीनर, जो उनके फेस चेहरा साफ रखने की सलाह दो, और एनवायरमेंट आसपास का एनवायरमेंट साफ रखने के लिए दो। तो यहाँ SAFE, इसको सेफ सर्जरी बोलते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखो तो अच्छी बात है। क्लेम आईडी है ट्रेकोमेटिस, वैसे ट्रेकोमा से ट्रेकोमेटिस याद हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी। इरिडिकेशन, इंडिया पूरे एलिमिनेटेड होने वाली, भारत से अभी तक 3 ही बीमारी एलिमिनेटेड हुई है 2024 में। अभी तो ट्रेकोमा हुई है, इससे पहले 2 बीमारी और हो गई, वो याद रखो तो छोड़ो। करंट में 1 बीमारी 2024 में ट्रेकोमा गई है। इरिडिकेटेड अभी 1 ही बीमारी हुई है, उसका नाम है बड़ी माता। बड़ी माता आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है, बड़ी माता चाचा से लड़ती है, चाचा से बना चेचक, चाचा छोटे होते हैं स्मॉल पॉक्स। उसके बाद काली खांसी, काली खांसी को पर्टुसिस बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काली खांसी के अंदर 6-6 महीने तक कफ, 6-6 महीने तक खांसी आती है, तो 6-6 महीने बोल दो, या 100 डेज बोल दो, इसलिए 100 डे कब भी बोलते हैं जब खांसते हैं तो इसमें कफ हुफ हुफ की आवाज आती है, इसलिए इसे हुफिंग कब भी बोलते हैं। चलो ये हो गया हमारे बैक्टीरिया, जितना मैंने बताया इतना बहुत है, ज्यादा इसमें डीप में मत पड़ना, आपके लेवल पर बहुत है। उसके बाद वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग में आपको पता है लाइन थी, मैं एक बार बोल देता हूँ। रूबी को जापान में एड्स हो जाता है, तो एक लाइन की शुरुआत रूबी से करनी है, एक लाइन की शुरुआत जापान से करनी है, एक लाइन की शुरुआत एड्स से करनी है। एड्स बीमारी आपको पता है वायरस से होती है, तो इसको आपको पता लग जाएगा। रूबी वाली लाइन, जापान वाली लाइन और एड्स वाली लाइन किस में काम आएगी? वायरस में। रूबी वाली लाइन क्या थी? रूबी मम्मी और सास के साथ आपको पता है पीली साड़ी पहनकर चाचा को पोलियो की दवा पिलाने जाती है। जापान के लोग मसाज बनाने के लिए पक्षी का चिकन खाते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस दोनों रफ से रहते हैं। अब इधर से देख लो, रूबी, रूबी से बना रूबेला, मम्मी, मम्मी से बना मम, सास से बना सार्स, पीली से बना पीला बुखार, येलो फीवर, चाचा से बना चेचक, पोलियो से बना पोलियो बीमारी, जापान से बना जापान एन्सेफेलाइटिस, मसल से बना मीजल्स। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई। पक्षी कौन से बैंक में उड़ते हैं? याद करने का तरीका बताता है, SBI बैंक में। तो यहाँ से तरीका क्या है? पक्षी से 2 वर्ड बनाना है, एक तो उड़ते हैं फ्लू बनाना, और एक SBI बैंक में उड़ते हैं। तो ए से क्या बना? स्वाइन फ्लू, बी से बर्ड फ्लू, आई से आई फ्लू, और आई से एक और बीमारी बन रही है इन्फ्लुएंजा। वापस सुन लो, पक्षी से कितनी बीमारी बन रही है? पक्षी के लिए 2 वर्ड याद रखना है, पक्षी उड़ते हैं फ्लू, और पक्षी SBI बैंक में उड़ते हैं। तो यहाँ SBI लिख देना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, इन्फ्लुएंजा। एड्स से एड्स पता ही, हेपेटाइटिस जो होती है वायरस होती है, रफ से बना रेबीज, और ड्रस से बनता है डेंगू।
ये बीमारियां नीचे लिखी हुई है, ये सब बीमारी वायरस से होती है। अब देख लो आप आगे, जापान एनसेफेलाइटिस के बारे में आप सबको पता है, एनसेफेलाइटिस जो वर्ड होता है ये ब्रेन को इंडिकेट करता है, तो आप बताना जापान एनसेफेलाइटिस में ब्रेन इफेक्ट होता है, ये जापान ब्रेन इफेक्ट होगा, रोगजनक होने वायरस है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, वायरस से होने वाली बीमारी पढ़े। इसका रोग वाग भी पूछा जाता है, वेक्टर पूछा जाता है, मच्छर में पढ़ा था, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, आप मच्छर वाली में देख लेना। चलो उसके बाद ये जो 3 बीमारी है इसको मैं मीजल्स मम्स रूबेला, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज है, इनके लिए एक टीका लगता है मीजल्स मम्स रूबेला MMR, इस टीके को बोलते हैं MMR टीका, पर ये MMR टीका मिशन इंद्रधनुष योजना में शामिल नहीं है। मिशन इंद्रधनुष योजना में MMR टीका इंक्लूड नहीं है, MR टीका इंक्लूड है। MR टीके का मतलब मीजल्स और रूबेला, तो ये जो मीजल्स है, ये मीजल्स और ये रूबेला, इसका टीका इंक्लूड है मिशन इंद्रधनुष योजना में जो फ्री में दिया जाता है। तीनों के टीके इंक्लूड नहीं है। हाँ, प्राइवेट में अगर आप जाते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो MMR का टीका लग जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना में जो फ्री में टीके दिए जाते हैं उसमें MMR का टीका नहीं है, MR का टीका इंक्लूड। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी किसको कहते हैं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस 2 टाइप के होते हैं, A और B। तो इन्फ्लुएंजा वायरस A और B से होने वाली कोई भी बीमारी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लू। और आप मुझे बताना, कॉमन सेंस की बात है, फ्लू बीमारी में जो हमारा श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और आप बताना, जैसे बहुत सारे फ्लू है, एक बर्ड फ्लू और एक स्वाइन फ्लू, नाम सुना होगा, ये भी वायरस से होता है, ये वायरस से होता है, याद रख लेना। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है और स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस, ये एयर से, आपको पता है एयर से आपस में फैलती है। एक बीमारी आई फ्लू, आई फ्लू में भी फ्लू आ रहा है, लेकिन ये गलत वर्ड है, आई फ्लू का आई फ्लू बोलना ही गलत है। आप मुझे बताना क्यों, क्योंकि फ्लू तब बोलते हैं जब बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस A और B से होती है। आई फ्लू जो होती है इन्फ्लुएंजा वायरस A और B से नहीं होती, एडिनो वायरस से होती है। तो आई फ्लू में फ्लू वर्ड लगाना गलत है, गलत बीमारी, पर कोई बात नहीं। इसको आम लैंग्वेज में लोग बाग फ्लू इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ये पूछा कोई भी नहीं, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। जैसे श्वसन तंत्र से होने वाली बीमारी, फ्लू बहुत तेजी से फैलती है मेरे, क्योंकि फ्लू वाली बीमारी एयर से फैलती है। उसी प्रकार से जो आई फ्लू होता है ये भी बहुत तेजी से फैलता है, इसी कारण जो आम लोग हैं वो इसको फ्लू वर्ड बोल देते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ बातचीत का यूज वर्ड है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इतनी सी बात रखना। ये एडिनो वायरस से होता है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से नहीं होता, तो आई फ्लू वर्ड गलत है और इसमें आई इफेक्ट होती है बस। एड्स बीमारी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में सब जानते हैं, एक बार रीड कर लेता हूं। HIV वायरस से होती है, फुल फॉर्म ये। HIV वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि रेट्रो वायरस है तो एंटी रेट्रो वायरस दवाइयां दी जाती है। एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है WBC कम होती है। कौन सी WBC? टी लिम्फोसाइट। कौन सी टी लिम्फोसाइट? कौन सी लिम्फोसाइट कम होगी? टी लिम्फोसाइट कम होगी। और टी लिम्फोसाइट जो है इसका दूसरा नाम CD4 भी होता है। एड्स जो होता है आपको पता है एक वायरस है, एड्स का जो वायरस होता है ये RNA वायरस होता है। वायरस मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 टाइप के होते हैं, RNA वायरस और DNA वायरस। तो एड्स का वायरस RNA वायरस होता है। जो एड्स होगा या नहीं होगा इसके लिए जांच करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं कि एड्स है या नहीं है। 3 टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब जो शुरुआत में टेस्ट किए जाते हैं, एलिजा टेस्ट, PCR टेस्ट, P24 टेस्ट। जब ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो एड्स कंफर्म है या नहीं है, इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। ये उस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एड्स है। एड्स जो आप मुझे बताना, एड्स जो HIV वायरस जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम ये रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। बस ये क्या होता है डिटेल में नहीं जानना हमको, बस इतनी सी बात सुनना। उसके बाद छोटी माता बड़ी माता। छोटी माता चिकन खाती है, चिकन पॉक्स, ये मैंने बता दिया। बड़ी माता चाचा से लड़ती है, चाचा छोटे होते हैं, स्मॉल पॉक्स। आप मुझे बताना दोनों बीमारी छूने से होती है, पहले पढ़ ली, ये भी छूने से, ये भी छूने से होती है। बड़ी माता तो गई इरिडिकेट, पूरे वर्ल्ड से गायब हो गई, पता है। इसके वायरस के नाम में कॉमन है। छोटी माता के वायरस का नाम है वेरिसेला और इसका वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। तो याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वेरिसेला वेरियोला। आप मुझे बताना चाचा जो है पढ़ते नहीं है, जॉब लगी नहीं इसलिए ओला बाइक चलाते हैं, तो ओला चाचा ओला बाइक चलाते हैं। और आप बताना छोटी माता का दूसरा नाम क्या है? चिकन। आप बताना चिकन क्या है? जानवर। और कोई भी जानवर किसका बना होता है? सेल का। तो वेरिसेला में सेल आ रहा है, तो आपको पता है चिकन, अच्छा चिकन आ गया तो चिकन भी सेल का बना होगा, तो वेरिसेला वायरस याद करने का, डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है। बड़ी माता इरिडिकेटेड हो गई, क्यों? ये बीमारी लुप्त क्यों हो गई है? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले टीका बना। दुनिया का जो पहला टीका है वो इसी बीमारी के लिए बना था, तभी ये बीमारी गायब हो गई है। और टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया। इसी कारण एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक बोला जाता है। उसके बाद चिकनगुनिया और येलो फीवर को मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका रोगजनक पैथोजन वायरस से ही तो होने वाली बीमारी पढ़ रहे हैं। और इसका रोगवाहक वेक्टर आपको पता सेम है, देख लेना कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से होती है। पोलियो समझ में उसके आएगा जिसने मुझसे क्लास में पढ़ रखा, उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रखा होगा। आप बताना पोलियो बीमारी के अंदर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रभावित हो जाते हैं। पोलियो भी पोलियो वायरस से होता है, इस वायरस का नाम पोलियो वायरस है। और पोलियो वायरस भी RNA वायरस। RNA वायरस का होता है जिसमें RNA पाएगा। पोलियो की जो वैक्सीन है इंपॉर्टेंट है, एक वैक्सीन मुंह से दी जाती है और एक जो मुंह से दी जाती है उस वैक्सीन को बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, और जो इंजेक्शन से दी जाती है उसे बोलते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, शॉर्ट में IPV OPV। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन साक ने बनाई और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है सेबिन ने बताई, इसी कारण पोलियो वैक्सीन को कभी कभी साक और सेबिन वैक्सीन भी बोल देते हैं। डेंगू बीमारी में आपको पता है
सबको पता है प्लेटलेट कम हो जाती है, हाथ पैर में बहुत तेज दर्द होता है, हाथ पैर में इतना तेज दर्द होता है ऐसा लगता है हड्डियां टूट गई इसको, इसलिए इसको ब्रेकबोन फीवर या हड्डी तोड़ फीवर भी, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू का रोगजनक आपको पता, रोगजनक पैथोजन वायरस है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का एक और नाम है अर्बो वायरस, और इसका रोगवाहक फैलाने वाला वेक्टर कौन है? मच्छर। मच्छर कौन सा है? एडीज वाला। एडीज का भी पूरा नाम एडीज एजिप्टी, याद रख लेना। रेबीज आपको पता है, रेबीज हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, ये डॉग या कुत्ते के काटने से होता है। सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड, इसको नाक जो होता है इस नाक के लिए वर्ड यूज करता है राइनो, इसी कारण सर्दी जुकाम में जो वायरस, सर्दी जुकाम जो वायरस करता है उसका नाम है राइनो वायरस। उसके बाद बताना हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस में आपको पता है हिपेट का मतलब क्या हो गया? हिपेट का मतलब लीवर हो गया। हिपेटाइटिस में आप मुझे बताना लीवर प्रभावित होता है। हिपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, एबीसीडी, ये मैंने पहले बता दिया। ए और ई तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, बीसीडी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, ट्रिक्स मैंने बता रखी। प्रोटोजोआ में कौन काम आएगी? प्रिटिजिंटा। प्रिटिजिंटा से क्या बना? प्रोटोजोआ। प्रिटिजिंटा को 2 बीमारी हो गई थी आपको पता तो, मलेरिया ल्यूकेरिया, जिससे वो गोरी थी, काली हो गई थी, और काली इसी कारण 25 दिन तक नहीं जाती। कहां नहीं जाती? शूटिंग पर बस सोती रहती। कहां पर? पराई सेन के घर पे। तो आप मुझे बताना ऐसे क्या बना? मलेरिया। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी हो रही है? मलेरिया हो रही है, ल्यूकेरिया हो रही है, काली, काली से बन रहा है काला आजार। और आप मुझे बताना 25 से बन रहा है पेचिस। सोने आप बताना जब हम सोते हैं तो कहां चल जाते हैं? नींदों में। तो सोने से बन रहा है नींद से बन रहा है निद्रा रोग, इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस। और पायरिया से बन रहा है पायरिया। अब आप मुझे बताना बस एक एक देख लो। काला आजार, तो आप मुझे अब यहाँ रुक जाना। काला आजार बीमारी आप मुझे बताना किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। इसके प्रोटोजोआ का नाम कभी कभी पूछ लेता है, लिस्मानिया। बस इतना पूरा नाम याद रखो, लिस्मानिया। और आपको पहले बता रखा है काला आजार बीमारी का रोगवाहक फैलाने वाला कौन है? मक्खी। मैंने बताया था बालू मक्खी, जो बालू मिट्टी काले काले रंग की होती है, इसलिए काला आजार बीमारी को कभी कभी लिस्मानियासिस भी बोलता है, क्योंकि इसका जो प्रोटोजोआ है इसका नाम लिस्मानिया है। याद रखने का तरीका, लाश पड़े पड़े काली हो जाती है, तो लाश काली, काली से काला आजार, लाश से लिस्मानिया, और लाश से लिस्मानियासिस बना। बस निद्रा रोग आप बताना स्लीपिंग सिकनेस, इसके बारे में बस मक्खी का नाम ही रखो, कुछ भी याद मत रखना, इसके ये छोड़ो। तो निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कौन सी मक्खी से होता है? पहले बता रखा, सीसी मक्खी से। ये रोगजनक पैथोजन नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मलेरिया बीमारी के बारे में सब कुछ याद रखना जरूरी है। मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कौन सी फॉर्म में एंटर करता है? स्पोरोजोइड में। सबसे पहले स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड का मतलब प्लाज्मोडियम। तो आप बताना सबसे पहले हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद ये आप बताना ब्लड से कहां जाएगा? लीवर में, लीवर से आरबीसी में जाएगा, फिर आरबीसी फट जाएगी, और आरबीसी फट जाएगी तो प्लाज्मोडियम वापस हमारे ब्लड में आ जाएगा, और ये प्लाज्मोडियम को फिर जब मच्छर हमारा ब्लड चूसेगा तो वापस मच्छर ले लेगा। अब इसमें यहाँ पर ये भी बात मैंने बता रखी है कि जब ये ब्लड में आता है तो स्पोरोजोइड फॉर्म में आता है, जब ये लीवर में होता है तो मीरोजोइड फॉर्म में होता है, आरबीसी में फॉर्म होती है, और जब ये वापस आरबीसी फट जाती है, जब ये वापस ब्लड में आता है तो गेमेटोसाइट फॉर्म में आता है। इतना आपसे पूछेगा नहीं, तो आप तो बस याद रखना पहले कहां पर गया है प्लाज्मोडियम जो है, पहले कहां पर गया। इसके आपको पता रोगवाहक इसका जो वेक्टर है मच्छर है, कौन सा वाला मच्छर है? एनाफ्लीज मच्छर है। इसके इलाज के लिए आपको पता कुने नाम की दवा दी जाती है, सिंकोना नाम की प्लांट से बनती है। बचाव के लिए एक मछली यूज की जाती है, गेम्बुसिया फिश। क्या होता है जिस पानी में हमको लगता है कि यहाँ पर मलेरिया हो सकता है, आपको पता है मच्छर पानी में ग्रोथ करते हैं, तो उस पानी के अंदर हम ये मछली डाल देते हैं, तो ये मछली क्या करती है? पूरे जो मच्छर की जो लार्वा होती है, बच्चे होते हैं, उनको खा जाती है, तो मच्छर जब होंगे नहीं तो मलेरिया भी नहीं होगा। तो गेम्बुसिया मछली का यूज करते हैं। या फिर कीटनाशक, मच्छर एक कीट है तो कीट को मारने वाली दवा दे दो, कीट को मारने इंसेक्टिसाइड, तो मच्छर कीट को मार देते हैं। 3 टाइप के कीटनाशक मैंने बताया, डीडीटी, बीएससी और मेलाथियोन। प्लाज्मोडियम 4 टाइप के होते हैं। क्लास में बताए थे 2 टाइप के नाम रखना, फेल्सीफेरम और वाइवेक्स। नीचे वाले 2 को याद मत रखो आप। फेल्सीफेरम के द्वारा जो मलेरिया होगा वो खतरनाक मलेरिया होगा। खतरनाक मलेरिया का मतलब मलेरिया से जान जा सकती है। इस मलेरिया को खतरनाक मलेरिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। वाइवेक्स जो है ये वाइवेक्स से जो मलेरिया होगा वो बहुत कॉमन मलेरिया होगा। पायरिया बीमारी में बस इतना सा रखना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है। ल्यूकेरिया बीमारी में वेजाना से व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। पेचिस बीमारी, पेचिस या डिसेंट्री बीमारी आपको पता कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, बस ये रखना। ये किससे होती है? एंटमीबा। पूरा नाम छोड़ो, एंटमीबा में अमीबा आ रहा है, इसलिए पेचिस बीमारी को एमीबियासिस भी बोलते हैं। कवक या फंगल से होने वाले 4 रोग, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है, डायरेक्ट याद रखना ये 4 बीमारी के नाम। कृमि का मतलब होता है कीट मकोड़े से होने वाली बीमारी। ओनली रीड करे, मैंने यार केवल रीड करे हुआ लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने सब चीजें लिख दी, इसको केवल रीड कर लेना एक बार। उसके बाद हम आते हैं जूनोसिस डिजीज। जूनोसिस डिजीज के बारे में इतनी सी बात, मानव ऐसी बीमारी जो ह्यूमन से जानवर, जानवर से ह्यूमन में फैल जाती है, उसे बोलते हैं जूनोसिस डिजीज। 2 टाइप की है। ऐसी बीमारी जो जानवर से इंसान में हो जाए, तो आप बताना जो हो रहा है पहले वो लिख दो। मनुष्य देखो जहां से बीमारी जा रही है तो लास्ट में जिसको हो रहा है पहले वो लिख दो। आपको पता है मनुष्य के लिए एंथ्रोपो वर्ड यूज किया जाता है, तो एंथ्रोपो और किससे हो रही है? जानवर से, जूनोसिस। तो एंथ्रोपो जूनोसिस किसे कहेंगे? जिसमें हो रही है पहले वो लिख दो, एंथ्रोपो, और किससे हो रही है? जू से। यहाँ पर आप बताना बीमारी
किसमें हो रही है? एनिमल में। एनिमल का मतलब जू, किससे हो रही है? ह्यूमन से, तो एंथ्रोपोजूनोसिस। तो इनको ये बोलते हैं, दोनों को मिला के जूनोसिस डिजीज। और अगर जानवर से इंसान में हो रही है तो एंथ्रोपो, मतलब ये जूनोसिस डिजीज दो टाइप की हो गई, एंथ्रोपोजूनोसिस और जू एंथ्रोपोनोसिस। ये नाम है, एक बार सिंपल से इसको रीड करना, याद, इनको याद रखना, ओनली रीड करना है। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। डिजीज को हम डिजीज जो होती है, इसका मैंने समझाया। एक कुछ बीमारी इधर देख लो आप, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बाय बर्थ फैल जाती है, जन्मजात रोग। इसका एग्जांपल है जेनेटिक डिजीज। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हम खुद एक्वायर करते हैं, इनको बोलते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग को आप दो भाग में डिवाइड करा है, फैलने नहीं फैलने के आधार पर। अगर फैल जाती तो इस बीमारी को बोलते हैं संक्रामक कम्युनिकेबल बीमारी। फैल किस किस से रही है? इंसान से इंसान के बीच में, इंसान से इंसान के बीच में, इंसान से जानवर के बीच में, और जानवर से एनिमल के बीच में फैली। और नहीं फैले तो इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक बीमारी। इनमें से जो एक जानवर से इंसान और इंसान से जानवर में फैल रही है उस बीमारी को जूनोसिस डिजीज भी बोलते हैं। इसका अंदर जूनोसिस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज ही होती है। चलो आप बताना, ये जो फैल रही है बीमारी किस किस तरीके से फैल सकती है? मीडियम कौन सा है? तो आप बताना, मीडियम है तो या तो टच, वाटर, फूड, एयर, ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, वेक्टर। वेक्टर का भाग मच्छर मक्खी से फैल सकती है। होता किस वजह से? होता है इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन किस किस का हो सकता है? बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का, फंगस का। ये कम्युनिकेबल बीमारी है। नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, ये फैलेगी नहीं इसलिए बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल बीमारी। इसमें इन्फेक्शन होता ही नहीं इसलिए इसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रमणीय रोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्यों फैलेगी? इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि आप मुझे बताना, केमिकल रेडिएशन से जैसे कि कैंसर फैलेगा नहीं। एलर्जी बीमारी है वो नहीं फैलेगी। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से होने वाली बीमारी, जैसे प्रोटीन और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी। हार्मोन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ये भी नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज। लाइफ स्टाइल से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि मोटापा, हार्ट अटैक, ये भी नहीं फैलती। और लास्ट में डीजनरेटिव डिजीज, मतलब हाथ से रोग, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ हमारे ऑर्गन खराब होते जाते हैं, उसको बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज या हाथ से रोग। एग्जाम्पल एल्जीमर रोग और पार्किंसन रोग। न्यूमोक्यूनोसिस, देखो क्या होता है, एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये स्पेशल वो डस्ट पार्टिकल है, कुछ लोग की जॉब ऐसी होती है, ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जहां पर डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जैसे कोई सीमेंट वीमेंट में काम करता है, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है। तो जिस एयर में हम रहते हैं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये डस्ट किसके हो सकते हैं? कोयले के, सिलिका के, गन्ने के, केन के हो सकते हैं। ये कहां से आते हैं? ऑक्यूपेशन से आते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये कण भी हमारे अंदर चल जाते हैं, पार्टिकल्स भी चल जाते हैं। कहां जाते हैं? लंग्स में, और बीमारी हो जाती है। इन बीमारी को बोलते हैं न्यूमोक्यूनोसिस। न्यूमो का मतलब एयर होता है, इन बीमारी को न्यूमोक्यूनोसिस होता है। ये स्पेशली जिस ऑक्यूपेशन से जो आदमी जुड़ा हुआ है उसी के अंदर होगा। इनके एग्जाम्पल एंथ्रोकोसिस, याद करने का तरीका, एंथ्रोकोसिस कोयले की आपको पता सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट होती है, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट से बना एंथ्रोकोसिस। और एंथ्रेसाइट किसकी अच्छी क्वालिटी है? कोयले की। कोयला काला होता है, इसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। बस इतनी सी बात रखना। बायसिनोसिस, तो आप मुझे बताना, बाय में BY आ रहा है, इसको ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। और आप बताना, BY से बना और इधर ब्राउन में भी भूरा आ रहा है। बाय आजकल याद रखने का तरीका, कॉटन के कपड़ों को बाय कर दिया तो ये पता लग जाएगा कॉटन या रुई में काम करने वाले लोगों से होता है। एस्बेस्टोसिस, तो आप बताना, इसको याद रखने का तरीका, SBI बैंक में SB आ रहा है तो SB से एस्बेस्टोसिस बन जाए। SBI में SB आ रहा है तो SB से बना एस्बेस्टोसिस। और आप बताना, आपको पता हो तो SBI बैंक में लोग क्यों जाते हैं? अपनी व्हाइट मनी रखने जाते हैं तो एस्बेस्टोसिस को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लंग डिजीज भी बोलते हैं। और ये भी याद रखना, SBI बैंक जो होता है किसका बना होता है? सीमेंट और टाइल का। तो ये एस्बेस्टोसिस बीमारी किसमें होती है? जो सीमेंट और टाइल का काम करते हैं उन लोगों को। और कण किसके? एस्बेस्टोसिस के। बेगोसिस, आप बताना, ये चीनी या गन्ने के रेशे से होता है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। सबके बैग में आजकल कोई ना कोई मीठी चीज पड़ी रहती है। मीठी का मतलब चीनी। किसमें? बैग में। तो बैग से बना बेगोसिस। और आपको पता है मीठी जो चीज है, चीनी जो होती है गन्ने शुगर से बनती है। तो शुगर गन्ने का जो काम करते हैं उन लोगों को ये होती है बेगोसिस। सिडेरोसिस, ये लोहे की जो काम करते हैं उन लोगों में होती है। याद रखने का तरीका, सीडियां लोहे की बनाओ तो सीडी से बना सिडेरोसिस, लोहे से बना है लोहे। सिलिकोसिस जो होता है, इसको डायरेक्ट रखना, सिलिका से होती है, कांच का जो काम करते हैं उनमें होता है। उसके बाद कैंसर के बारे में वर्ड लिखा हुआ है। कैंसर को नियोप्लाज्मी कहते हैं। नियो का मतलब नई ग्रोथ। कैंसर एक आपको पता है, कैंसर में गांठ हो जाती है, नई ग्रोथ हो जाती है। कैंसर का दूसरा नाम न्यू ग्रोथ या नियोप्लाज्मी कहते हैं। कुछ लोगों में कैंसर के जीन होते हैं, जीन को हम बोलते हैं ओनका जीन। ओंकोलॉजी जो होती है, ये एक मेडिकल फील्ड की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जाता है, इसको बोलते हैं ओंकोलॉजी। कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर एक प्रकार का ट्यूमर है। ट्यूमर का मतलब गांठ पर। कैंसर कौन सा ट्यूमर है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। उदाहरण, कैंसर ट्यूमर है पर कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। चलो उसके बाद कैंसर करने वाले लोगों को कार्सिनोजन बोलता है। जो भी कैंसर कर सकता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। कैंसर अलग अलग ऑर्गन के होते हैं, उनके नाम अलग अलग है। स्किन के कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं, मसल्स के कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं, ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। कैंसर की में जो दवाइयां दी जाती है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। लेकिन कभी कभी कैंसर में रेडिएशन भी दी जाती है, उसे बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है।
उसके बाद मेंटल डिजीज जो मानसिक रोग है, एक बार इसको रीड करना है। डिल्यूजन जो होता है, बस एक बार रीड कर लो। डिल्यूजन में किसी व्यक्ति को झूठा विश्वास हो जाता है, जैसे मान लो मैं अपने आप को समझने लगूं मैं बहुत पैसे वाला हूं, चाहे मैं नहीं हूं। चलो, हेलुसिनेशन में आप मुझे बताना कोई चीज नहीं होती फिर भी वो चीज लगती है, जैसे कि बताओ मेरे पास में कोई है नहीं पर मुझे लग रहा है वो आवाज दे रहा है मुझे। इल्यूजन में आप मुझे बताना चीज होती है पर हमको कुछ और समझते, जैसे सामने रस्सी पड़ी मैं सांप समझ रहा हूँ, उसको बोलेंगे इल्यूजन। और भी 3 बीमारी और भी है, डिप्रेशन 3 बीमारी और भी है, जैसे कि डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब मानसिक बीमारी है। पोल्यूशन से होने वाले रोग, इसमें मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिख दी, आप डायरेक्ट याद रख लेना। कैडमियम में जो मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिखी हुई, डायरेक्ट बीमारी याद हो जाएगी इससे। इसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में आपको केवल समझना है ऑटोइम्यून डिजीज क्या है, बीमारी के नाम याद रखने। इसमें क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम जो होता है डिफेक्ट हो जाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो अपनी एंटीजन होती है उसके लिए एंटीबॉडी बनाने पड़ता है। आपको पता है जनरली एंटीबॉडी कब बनती है, जब बाहर से कोई पराया एंटीजन, फॉरेन एंटीजन आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की खुद की एंटीजन होती है उसके लिए ही एंटीबॉडी बनने लग जाती है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, जो अपने एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन है, उसको मारेगी। अभी सेल्फ एंटीजन कहां होगी तो हमारी किसी बॉडी में ना, बॉडी का मतलब कहां पर होगी, सेल में। तो ये वे एंटीबॉडी क्या करती है, उस सेल को ही मारने लगती है। अब सेल मर जाएगी तो उठ तक ऑर्गन भी मर जाएंगे, और ऑर्गन भी खराब हो जाएंगे, उससे जो बीमारी होगी इसे बोलेंगे ऑटोइम्यून डिजीज। इसका मतलब ये हो गया ऑटोइम्यून डिजीज या स्वप्रतिरक्षा रोग में हमारे ही एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी एंटीजन को मार देती है। एंटीजन किसी सेल पर रहती होगी तो सेल मर जाएगी, सेल मर जाएगी तो टिश्यू मरेगा, टिश्यू मरेगा तो ऑर्गन खराब होगा, और ऑर्गन खराब होगा तो बीमारी हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। ये 5 है, ओनली नाम ये रखना है, एक बार रीड कर लेना क्या हुआ ये नहीं पूछेगा आपसे, बस बीमारी का नाम ये रखना ही है। इसके बाद जेनेटिक डिजीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेनेटिक डिजीज में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, 2 टाइप की होती है, एक तो क्रोमोसोम से होने वाली जेनेटिक डिजीज, एक जीन से होने वाली डिजीज। क्रोमोसोम से होने वाली जेनेटिक डिजीज का ट्रिक्स याद है आपको, नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं, चाहे एड कितना भी कर लो। नर से बना टनल सिंड्रोम, क्लाइंट से क्लाइनफेल्टर, पटाने से पटाओ, कमजोर से कमजोर का मतलब डाउन, और ये आपको पता है एड से बना एडवर्ड सिंड्रोम। शुरू में कम करो, फिर ज्यादा करो, 45 47 फिर आपको पता है मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, यहाँ पर लेडीज, जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो लेडीज बोला जाता है, पहले लेडीज आएगी फिर कौन आएगा, जेंट्स, फिर दोनों आएंगे। तो ये लेडीज में पाई जा रही है, जेंट्स में पाई रही है, दोनों में पाई जा रही है। फिर मैंने आपको बताया था ये 45 हो रहा है, इसका मतलब मोनोसोमी कर दो यहाँ 47 से, क्योंकि 47 हो रहा है तो ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। 47 हो रहा है तो ट्राइसोमी कर दो, या 45 हो रहा है तो मोनोसोमी कर दो। अब आगे ये भी मैंने बता रखा है, आप मुझे बताना, याद रखने का तरीका बताता है। एडवर्ड सिंड्रोम, आपका एडवर्ड में एड आ रहा है, आपका नाम एड होगा, किसमें एड होगा, वोटिंग लिस्ट में। वोटिंग लिस्ट में आपका नाम कब एड जाता है, 18 साल में, तो इसमें 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी से बना डिग्री कब मिल जाती है हमको, ग्रेजुएशन की डिग्री 21 साल में, तो इसमें ट्राइसोमी 21वें क्रोमोसोम की होती है। पटाओ, आजकल पटाने की उम्र कितनी हो गई, 13 साल, तो पटाओ पटाने की उम्र 13 साल हो गई, तो ट्राइसोमी इसमें 13वें की होती है। और ये आपको पता है टनल सिंड्रोम मेल में और ये फीमेल में। अब मेल और फीमेल में, और आपको पता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो किसी एक में पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र मेल या फीमेल, वो 23वां नंबर वाला होता है। तो यहाँ पर 23 वाले क्रोमोसोम की प्रॉब्लम हो गई। आप मुझे बताना है फीमेल जो है, ये बीमारी फीमेल में, और ये फीमेल का पैटर्न क्या होता है, 44 प्लस एक्स, लेकिन इसमें 45 रह गए तो लास्ट से 1 कम कर दो, 0 कर दो। ये मेल है, मेल यहाँ से जो एक्स निकाला उसको एक्स को डाल दो, तो 44 प्लस XXY हो गया, 47 हो गए। तो ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण हो रही है, ये वाली बीमारी एक्स क्रोमोसोम की अधिकता के कारण हो रही है। फीमेल में हो रही है, फीमेल में 2 एक्स होते हैं लेकिन एक ही एक्स, इसका मतलब फीमेल में फीमेल वाली चीजें कम कर दो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र एब्सेंट है, इस फीमेल में ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम होगा। ये वाली बीमारी लड़कों में हो रही है, लड़कों में एक ही एक्स होता है, एक वाई होता है, इसमें 2 एक्स हो गए, तो इसका मतलब इस लड़के में लड़की वाली चीजें आ जाएगी, जैसे कि लड़कों के अंदर ब्रेस्ट के स्तनों का विकास हो जाएगा। ये जो डाउन सिंड्रोम है बहुत कॉमन बीमारी है, डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन होने वाली जेनेटिक डिजीज है, इसलिए इस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसका नाम मंगोलिज्म भी है, क्योंकि इसके जो जब ये हो जाता है तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं बिल्कुल वो वैसे होते हैं जैसे मंगोलिया के लोगों में होते हैं। हाइट कम होगी, आंखें छोटी होगी, इसलिए इसका दूसरा नाम मंगोलिज्म है। उसके बाद एक छोटी सी बीमारी है क्राउडेड सिंड्रोम। ये जब बच्चा रोता है तो बिल्ली की जैसी आवाज आती है। इसमें क्या होता है, जो 5वें क्रोमोसोम इसकी जो छोटी आर्म होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। उसके बाद जेनेटिक डिजीज हम कौन सी पढ़े, जीन के कारण। बस इसका जितना भी बताऊं इतना याद रखना। जीन के कारण की याद रखने की ट्रिक, सीए के थैले पर हम शक करते हैं। चलो आप मुझे बताना सीए, तो आप बताना सीए से कलर ब्लाइंडनेस, ए से बना एल्बिनिज्म, थैले से बना थैलेसीमिया, हम से बना हीमोफीलिया, शक से बना सिकल सेल एनीमिया। याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो जीन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी, डोमिनेंट, रिसेसिव। अभी मुझसे मत पूछो आप प्रभावी क्या होता है, रिसेसिव, प्रभावी अप्रभावी क्या होता है, बस छोड़ो आप तो। उसके बाद जीन आपको मुझे बताना, जीन कहां होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं। गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं, एक गुणसूत्र होता है समजात गुणसूत्र, जो समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम किसे कहते हैं, जो लड़के और लड़की दोनों में होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम समजात होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, जो किसी एक में ही होते हैं। आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र या तो एक्स होगा या वाई होगा। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको याद रखने का तरीका इसमें ये बता रहा हूं।
तो अब ये जो जेनेटिक डिजीज है जीन वाली, इसमें याद रखना प्रभावी और अप्रभावी रिसेसिव। तो आप बताना जितनी भी जेनेटिक डिजीज जो मैंने आपको जीन वाली बताई है, अभी जो ऊपर लिखा है मैंने, ये सब ध्यान रखना अप्रभावी का एग्जांपल है। अप्रभावी का मतलब रिसेसिव का एग्जांपल है, तो सब बीमारी में अप्रभावी रिसेसिव कर देना। दूसरा आप मुझे बताना इन सब में जीन चेंज होगा, तो जीन समजात गुणसूत्र होते हैं। आपको पता जीन या तो ऑटोसोम या समजात पर होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, वाई और एक्स। तो याद रखने का तरीका है इन 5 में से जो मैंने ऊपर लिखा है इनमें से दो बीमारी जो है वो लिंग गुणसूत्र, उसके जीन लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कैसे, कौन सी दो बीमारी है, तो याद रखना हम सब आपको पता है अपोजिट जो सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, क्या देख के आकर्षित होते हैं, क्या देख के, कलर देख के। तो हम कलर देख के, कोई भी लड़का लड़की से, लड़का लड़की से उसका कलर देख के अट्रैक्ट होता है। तो आप बताना हमसे बना हीमोफीलिया और कलर से बना कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया और जो कलर ब्लाइंडनेस है अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, इसकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है। वापस सुनना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, बाकी जो 3 बीमारी बच गई इसकी जीन ऑटोसोम पर है। ऑटोसोम का मतलब समजात गुणसूत्र पर है, आलिंगी गुणसूत्र पर है। देखो इधर देखना, ये मैंने 5 बीमारी आपके सामने ये बना दी। आप इधर देखना सब पे कलर ब्लाइंडनेस अप्रभावी, इधर देखो अप्रभावी, इधर देखो अप्रभावी, इधर देखो अप्रभावी, सब में रिसेसिव आ रहा है। उसके बाद आप मुझे बताना, देखो नीचे की 3 बीमारी समजात ऑटोसोम, लेकिन ऊपर की जो 2 बीमारियां हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इसकी जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पर है। कौन से सेक्स क्रोमोसोम पर है, एक्स पर, इसलिए हो गया एक्स लिंक से अलग, एक सेक्स लिंकेज। तो पहले तो सब में अप्रभावी कर दिया। उसके बाद आप बताना शुरू की 2 बीमारी हम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में आपने लिंग गुणसूत्र कर दिया, कौन सा वाला, एक्स, और बाकी सब में आपने समजात या ऑटोसोम कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे ये बात सुनना, बस 2 बातें और सुन लो। नीचे की जो तीनों बीमारियां हैं, क्योंकि ऑटोसोम पर हो रही है, समजात पर हो रही है, इसी कारण ये लड़के और लड़की दोनों में होगी, क्योंकि इनके जीन समजात या ऑटोसोम पर है। तो ये लड़के लड़की, ये भी लड़के लड़की में हो रही है, ये भी लड़के लड़की में हो रही है। लेकिन आप मुझे बताना हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसके क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर है। इसी कारण ये याद रखने की जरूरत है कि हीमोफीलिया बीमारी केवल लड़कों में होती है, लड़कियां केवल इसकी वाहक होती है, कैरियर होती है। डिटेल में नहीं जानना। दूसरी बात ये रखना, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो दोनों में सकती है, लेकिन लड़कों में ज्यादा होती है। क्यों, इसके बस इतना सा ध्यान रखना। हीमोफीलिया बीमारी में बस इतनी सी बात रखना, ब्लड क्लॉट नहीं बनता, जब चोट लगती है इसी कारण ब्लीडिंग लगातार होती जाएगी। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में 2 रंग नहीं दिखाई देते, कौन सा रंग नहीं दिखाई देता, लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता। थैलेसीमिया में याद रखना इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता, हीमोग्लोबिन नहीं बना तो आरबीसी में नहीं बनेगी, तो ब्लड की कमी हो जाएगी। बचने के लिए क्या देना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सिकल सेल एनीमिया में याद रखना कि इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल आरबीसी नहीं बनती, नॉर्मल की जगह इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल आरबीसी बनती है। एबनॉर्मल आरबीसी कैसी, सिकल आरबीसी, सिकल टाइप की आरबीसी बनती है, और ये सिकल आरबीसी भी जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती है, डेस्ट हो जाती है 120 दिन से पहले। तो इसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, इसके ट्रीटमेंट में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रंजकहीनता एल्बिनिज्म जो होती है, इसके अंदर हमारी स्किन में एक मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन वर्णक काले रंग का होता है, नहीं बनता, तो हमारी स्किन जो होती है सफेद रंग की हो जाती है। इसके बाद आंख के होने वाले रोग, मैंने आंख को भी इसमें कवर कर लिया। आंख आपके सिलेबस में फिजिक्स में दे रखी है, फिजिक्स आती है, लेकिन मैंने इसको बायोलॉजी में कवर कर लिया। आंख के रोग भी पढ़ लिया। आंख की 2 इंपॉर्टेंट बीमारी जो आती है वो मैं आपको बता देता हूं। फेमस बीमारी निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष। निकटदर्शी दोष का दूसरा नाम मायोपिया है, दूरदर्शी दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपी, इंग्लिश मैंने लिख दिया नियर साइडनेस एरर, फार साइडनेस एरर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताना इसमें कितने वर्ड को याद रखना है, ये क्या क्या रखना है, नियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसमें क्या दिखेगा, दूर का क्या होता है। अब मैं इसको एक याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ, सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती। तो याद रखने का तरीका क्या है, जो वर्ड शुरू में लिखा हुआ है इसको पकड़ के रखो। निकटदर्शी दोष में निकट और नियर लिखा हुआ, दूरदर्शी दोष में दूर और फार लिखा है। जो वर्ड शुरू में लिखा हुआ है वो ही वही इमेज बनेगी। तो निकटदर्शी दोष में नियर में क्या लिखा हुआ है, निकट वर्ड लिखा है, तो निकट इमेज बनेगी। निकट इमेज का मतलब रेटिना से पहले बन जाएगी। दूरदर्शी दोष में क्या लिखा हुआ है, दूर या फार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इमेज का बनेगी रेटिना के दूर, रेटिना के पीछे। जो वर्ड शुरू में लिखा है वहां इमेज बनाओ, जो वर्ड लिखा हुआ है वही दिखाई देगा। तो बताना निकटदर्शी दोष में क्या वर्ड लिखा हुआ है शुरू में, निकट, नियर, इसका मतलब निकटदर्शी दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। दूरदर्शी दोष में क्या लिखा हुआ है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। तो जो वर्ड आप मुझे बताना लिखा वहीं इमेज बनाओ, और जो वर्ड लिखा हुआ है उसको साफ दिखा दो। निकटदर्शी दोष में नियर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो कॉमन सेंस की बात है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। निकटदर्शी दोष में दूर की वस्तु, आप देखो ऊपर निकटदर्शी दोष है, तो निकटदर्शी दोष में आप मुझे बताना दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी, ब्लर। और आप मुझे बताना पास की दूर, निकटदर्शी दोष में आप बताना नियर की जो वस्तु है कैसी दिखाई देगी, साफ। और आप मुझे बताना दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी, ब्लर। आप मुझे बताना निकटदर्शी दोष में इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले। और आप मुझे बताना दूरदर्शी दोष में आप मुझे बताना दूर की वस्तु कैसी दिखाएगी, साफ। तो फिर पास की वस्तु जो कैसी दिखाई देगी, ब्लर। और आप बताना इसमें इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से
दूर। चलो ये हो गया। दूसरा याद करने का तरीका, आप मुझे बताना इलाज क्या होगा। तो आप मुझे बताना निकटदर्शी दोष में निकट को निकट कर लो, नियर कर लो। इसमें नी आ रहा है, इधर से एन आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब इसके इलाज के लिए नेगेटिव का चश्मा यूज करेंगे। नेगेटिव का चश्मा मतलब नेगेटिव। आप सबको पता है नेगेटिव वाला चश्मा कौन सा होता है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसका अपोजिट वाला इधर कर लो, उत्तल लेंस कर लो। उसके बाद आप मुझे बताना कारण क्यों होता है। तो याद रखने का तरीका बताऊं, निकटता से। जब भी हम किसी के निकट जाते हैं तो आप बताना हर चीज बढ़ती जाती है। तो आप बताना यहाँ पर निकटदर्शी दोष में नियर आ रहा है, निकटता से हर चीज बढ़ेगी। तो निकटदर्शी दोष में मायोपिया क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आई की साइज बढ़ गई, लेंस की मोटाई बढ़ गई, कॉर्निया की कर्वेचर बढ़ गई। छोड़ो क्या है, तो हर चीज को बढ़ा देना। और इधर कॉमन सेंस की बात है, दूरी है, जब भी हम किसी से दूर जाते हैं तो हर चीज ही कम हो जाती है, तो हर चीज को ही कम कर देना, खत्म बात। इसके बाद आप मुझे बताना दो वर्ड और इधर देख लो, नियर पॉइंट और दूर पॉइंट। निकट बिंदु किसे कहते हैं, आपको पता होगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर का बिंदु अनंत होता है। तो याद रखने का तरीका है, मैंने ऊपर ये भी लिखा हुआ है। आप मुझे बताना शुरू में जो पॉइंट, आप मुझे बताना शुरू में निकट वर्ड लिखा हुआ, जो वर्ड स्टार्टिंग में लिखा है वो पॉइंट नॉर्मल दिखाई देगा। दो पॉइंट है, एक तो निकट का बिंदु और दूर का बिंदु है, तो वो जो वर्ड शुरू में लिखा हुआ है वो नॉर्मल है। निकटदर्शी दोष में निकट लिखा हुआ है, तो निकटदर्शी दोष में जो नियर पॉइंट है, निकट का बिंदु है, वो नॉर्मल है। दूरदर्शी दोष में दूर लिखा हुआ है, तो उसमें जो दूर का पॉइंट है वो नॉर्मल है। इधर देखो आप, निकटदर्शी दोष में आप मुझे बताना निकटदर्शी, यहाँ लिखा हुआ निकटदर्शी दोष, तो इसमें निकट का बिंदु नॉर्मल है। और आप मुझे बताना दूरदर्शी जो दोष है, इसमें दूर का बिंदु नॉर्मल है। अब आप मुझे बताना, चलो ठीक है, और यहाँ वापस इधर देख लेते हैं। निकटदर्शी दोष में आप मुझे बताना निकट का बिंदु नॉर्मल है और दूरदर्शी दोष में दूर का वस्तु कैसा है, नॉर्मल। अब क्या होगा, तो निकटदर्शी दोष में निकट का तो निकटदर्शी दोष जो है इसमें निकट का तो बिंदु नॉर्मल है, लेकिन आप बताना दूर का बिंदु कहां चल जाता है, दूर। अब इसमें क्या कर रहा है, दूर का जो बिंदु होता है वो दूरदर्शी दोष में तो नॉर्मल है, लेकिन आप बताना निकटदर्शी दोष में क्या आ जाता है, पास। तो यहाँ पर मैंने ऊपर यहां लिखा हुआ है, जो वर्ड शुरू में लिखा हुआ है वो पॉइंट नॉर्मल दिखाई देगा, और जो बदला हुआ पॉइंट है वो वहीं चल जाता है जो लिखा हुआ है। जैसे आप बताना निकटदर्शी दोष में, मैं आराम से बोल देता हूं, निकटदर्शी दोष में निकट का बिंदु जो है वो नॉर्मल है, और निकटदर्शी और दूरदर्शी दोष में दूर का बिंदु नॉर्मल है। अब निकटदर्शी दोष में आप मुझे बताना निकट का बिंदु तो नॉर्मल है, तो पास का बिंदु कहां चल जाएगा, निकट का बिंदु तो नॉर्मल है, तो दूर का बिंदु कहां चल जाएगा, पास में। और दूरदर्शी जो दोष लिखा हुआ है, दूरदर्शी दोष में आप मुझे बताना दूर का बिंदु तो कैसा है, नॉर्मल है, तो जो पास का बिंदु है वो कहां चल जाएगा, दूर। जो वर्ड लिखा हुआ है वो वहीं ले जाओ। ये लिख दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। ये जरा दृष्टि दोष आपको पता है ओल्ड एज में होता है, इसके इलाज के लिए बाइफोकल लेंस, डिफोक्सी लेंस यूज करता है। कभी कभी ऑप्शन में उत्तल लेंस कॉन्वेक्स भी रहता है, तो बेटर आंसर कॉन्वेक्स को मानना। ना इसमें पास का दिखता है ना इसमें दूर का दिखता है। मम्मी पापा जो आपके लगाते हैं वो ये लगाते हैं। दृष्टि वैसे में अबिंदुकता याद रखना। इसमें ये लेंस में इसकी जो लेंस की कर्वेचर है, वक्रता, ये अनियमित रेगुलर हो जाती है, इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया था। मोतियाबिंद में आपको पता है लेंस खराब हो जाता है, हार्ड और ओपेक हो जाता है, इसके इलाज के लिए लेंस को बदला जाता है, कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। ग्लूकोमा में आपको पता है जली द्रव एक्वस ह्यूमर की बीमारी है, जली द्रव के बढ़ने के कारण इसमें जो प्रेशर है, दाब जो होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो बढ़ जाता है। याद रखने के लिए तरीका में आपका सरू एग्जाम में आता है, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, आपका सरू सर से बनता है स्मॉल, आई से बनता है इनवर्स और आर से बनता है रियल। स्मॉल तो छोटी, इनवर्स उल्टी और वास्तविक इमेज बनती है। कुछ पॉइंट है, कुछ बीमारी है, जैसे आप एल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज में हमारा ब्रेन खराब डैमेज हो जाता है, ब्रेन हमारा जो खराब होगा तो नर्व भी डैमेज होगी। पार्किंसन डिजीज भी एज के साथ होती है, इसमें भी ब्रेन और नर्व डैमेज हो जाती है, बस दोनों में डिफरेंस ये है, एल्जाइमर डिजीज में याददाश्त में कमी आ जाती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, और पार्किंसन डिजीज में चलने में परेशानी आती है, व्यक्ति जो है कांपता है। बस दोनों ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। डेज डाइट जो है ये उन लोगों के लिए दी जाती है जिनका बीपी बढ़ा रहता है। ओल्ड एज में आपको पता है बीपी बढ़ा रहता है, उन लोगों के लिए स्पेशल डाइट दी जाती है। तो डेज डाइट जो है ये जिनका बीपी बढ़ा उन लोगों को रोकने के लिए दी जाती है। डेज डाइट में क्या होता है, सब चीजें फैट कम देते हैं, ऑयल कम देते हैं, साल्ट लवण जो होता है वो कम देते हैं, लेकिन फाइबर ज्यादा देते हैं, प्रोटीन ज्यादा देते हैं। फैटी लीवर, ज्यादा एल्कोहल लेने से हमारे लीवर में फैट जमा हो जाती है, फिर भी नहीं मानेंगे तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब होने को बोलते हैं सिरोसिस। वायरस के बारे में एक बात, वायरस जो होता है ये सेल नहीं है। क्यों नहीं है सेल, क्योंकि ना तो इसमें न्यूक्लियस है ना इसमें सेल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वायरस नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सेल का ही नहीं बना हुआ। वायरस में दो ही चीजें पाई जाती है बस, एक तो प्रोटीन का आवरण, ये रहा वायरस में प्रोटीन का आवरण, ये रहा वायरस में प्रोटीन का आवरण, या फिर इसमें न्यूक्लिक एसिड पाएगा। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, डीएनए और आरएनए, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। जिन वायरस में डीएनए मिलता है उसको बोलते हैं डीएनए वायरस, जिनमें आरएनए मिलता है उन्हें बोलते हैं आरएनए वायरस। जनरली जितने भी वायरस है मोस्टली आरएनए वायरस होते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस। लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं वो डीएनए वायरस है। इसका एक ही एग्जांपल याद रखना, हेपेटाइटिस बी का वायरस। अगर वायरस को, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग, अगर इसको ग्रोथ करनी है तो किसी दूसरे की सेल का यूज करना पड़ेगा। तो वायरस जो होता है ग्रोथ करने के लिए किसी होस्ट सेल, मतलब हम किसी दूसरे इंसान में, किसी दूसरे जानवर में या किसी दूसरे पेड़ पौधों में चल जाता है और उसमें एंटर करेगा,
तो आप मुझे बताना जब उसमें एंटर करेगा तो वहां की सेल को खराब करेगा, और वहां की सेल को खराब करेगा तो बीमारी हो जाएगी। इसी कारण आप मुझे बताना वायरस जो होता है ये खुद तो नॉन लिविंग है, लेकिन दूसरे की सेल में जाके लिविंग की तरह काम, सजीव की तरह काम करने लग जाता है। इसलिए वायरस को योजक कड़ी लिंक बोलते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं छोड़ो आप, और आप मुझे बताना लेकिन बैक्टीरिया लिविंग है क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया सेल का बना हुआ इसलिए लिविंग है। उसके बाद बताना बैक्टीरिया को शेप के बेस में अलग अलग प्रकार से डिवाइड करा है। गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस बोलते हैं, छड़ वाले बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं, कोमा शेप वाले बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। एक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट पूछा था, इकोलाई बैक्टीरिया, ये हमारी कोलन में पाया जाता है, पहले भी पढ़ा दिया, ये विटामिन के और B12 बनाता है। ये एक बात ये देख लो, एंटीबायोटिक दवा, बैक्टीरिया को मारने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं, वायरस को मारने वाली दवा को एंटीवायरल, प्रोटोजोआ को मारने वाली दवा को एंटी प्रोटोजोआ, फंगस को मारने वाली दवा को एंटी फंगल दवा। एनाल्गेसिक जो भी पेन किलर दवा है इसको हम एनाल्गेसिक दवा भी कहते हैं। पेन किलर दवा दो टाइप की होती है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स किससे कहते हैं लिखा हुआ है, नार्कोटिक्स हर उस केमिकल को बोलेंगे जो तीन चीजें लेके आएगा, दर्द कम करेगा, आदि जिससे हम हैबिचुअल हो जाए, आदि कम का आदतन प्रभाव आ जाएगा। और आप मुझे बताना नार्कोटिक्स में तीन चीजें, यूफोरिया इफेक्ट आ जाएगा। यूफोरिया का मतलब होता है अच्छी फील, उसको लेने के बाद अच्छा फील होना। तो नार्कोटिक्स हर उस केमिकल को बोलेंगे जिससे पेन कम होगा, आदि हो जाएगा, और यूफोरिया इफेक्ट होगा। यूफोरिया का मतलब होता है अच्छा फील होना। तो एनाल्गेसिक दो टाइप के हो गए, एक एनाल्गेसिक ऐसी जो नार्कोटिक्स वेराइटी की होगी, एग्जांपल मॉर्फिन, और एक नार्कोटिक्स ऐसी, एक एनाल्गेसिक ऐसी होगी जो नॉन नार्कोटिक्स होगी, मतलब नार्कोटिक्स नहीं होगी। जनरली हम जो पेन किलर दवा यूज करते हैं जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनाक, वो एनाल्गेसिक होती है पर कैसी, नॉन नार्कोटिक्स होती है। इसके बाद एस्पिरिन दवा जो होती है, एस्पिरिन के बारे में सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन दवा एनाल्गेसिक है भी बताइए, नॉन नार्कोटिक्स ऊपर लिखा हुआ है। एस्पिरिन दवा की एक विशेष है, ये एंटी प्लेटलेट होती है। एंटी प्लेटलेट का मतलब ये एस्पिरिन दवा जो होती है प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोक देती है। प्लेटलेट इकट्ठा नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, और ब्लड क्लॉट नहीं बने तो हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसी कारण आजकल एस्पिरिन दवा वो जो लोग ज्यादा खा रहे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। एस्पिरिन दवा एक प्रकार की NSAID है। ये NSAID क्या होती है मैंने नीचे बता दिया, ये NSAID देख लो। तो आप मुझे बताना NSAID क्या होती है, पहले इसको समझने से पहले एक वर्ड समझो, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं, कब इन्फ्लामेशन में हमेशा तीन चीजें आती है, सूजन आता है, दर्द आता है, बुखार। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाए तो इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन तीनों चीजों को दूर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए जो दवाई लेते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई। लेकिन जितनी भी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई थी उसमें स्टेरॉइड होता था, लेकिन हमने एक ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई बना ली जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी दवा, मतलब ये इन्फ्लामेशन को तो खत्म करेगी, इन्फ्लामेशन को खत्म करेगी तो दर्द को भी कम करेगी, बुखार को भी कम करेगी, सूजन को भी कम करेगी। लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवा स्टेरॉइड नहीं है, स्टेरॉइड भी करता है पर स्टेरॉइड नहीं है, इसे बोलते हैं एंटी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी दवा। रूटीन लाइफ में जितनी भी काम आने वाली दवा, दर्द वाली काम, बुखार वाली दवा, वो सब NSAID होती है। एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनाक। ये मैंने आपको बता दिए, एक बार पूरा पढ़ लेना। हो सकता है आपको मेरी स्पीड तेज लगी हो, पर ये स्पीड तेज नहीं थी, ये क्योंकि मैं ये रिवीजन क्लासेस है, मैंने क्लास में सब कुछ पढ़ा रखा था, बस क्विक रिवीजन के लिए मैंने अपनी स्पीड को तेज रखा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस वीडियो की जो फाइल है, PDF फाइल है, वो स्प्रिंग बोर्ड के टेलीग्राम पेज पर आपको मिल जाएगी। लास्ट लाइन आप मुझे बताना, इसके सबसे लास्ट में मैंने एक और PDF फाइल जोड़ी है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, अगर आप ब्लड को छोड़ना चाहते हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहते हो, यहाँ तक बहुत था। अगर आपके पास बहुत टाइम बचता है तो एक बार ब्लड को आप रिकैप कर लेना। ब्लड की इसलिए मैंने ब्लड को ऐसे अलग अंदाज में लिख के दे दिया, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। थैंक यू।